अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे इस बैच का। बैच हमने डिसाइड किया है इंशाल्लाह दिसंबर 2022 का बैच है ये, और इसका सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट लेक्चर हमने किया था जी, फर्स्ट लेक्चर हमने किया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टार्ट किया हमने चैप्टर नंबर 9 पे। तो इसका सेकंड लेक्चर अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। जहाँ से हमने छोड़ा था जी वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं आज हम लोग। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप माइक ऑन करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। और जब क्वेश्चन जहन में आए तभी कीजिएगा, कोई वेट नहीं कीजिएगा कि सर अभी खत्म करेंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप साथ में क्वेश्चन करें ताकि हम आंसर लेके आगे चलेंगे। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो अभी हमने लास्ट टाइम जो ख़त्म किया था, हमने क्लासिफिकेशन हमने की थी, रिक्लासिफिकेशन भी कर ली थी हमने। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, तो मेजरमेंट से हम स्टार्ट। जी सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट हम बात करेंगे पहले। इनिशियली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, फिर हम देखेंगे कि इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी। तो इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं। The initial an initial recognition of an entity shall measure financial assets at fair value plus। अभी बात कर रहा है फाइनेंशियल एसेट्स की। ये कहता है फाइनेंशियल एसेट्स जो है इसको आप मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसको आप फेयर वैल्यू पे करेंगे। ठीक है जी, उसने कहा इसको फेयर वैल्यू पे करना है, प्लस क्या करना है इसके अंदर आपने कहता प्लस इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट नॉट ऑफ एट फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट जो है उसकी क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल नहीं है तो फिर कौन सी होगी, वो एमोर्टाइज कॉस्ट पे होगा या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशंस ऑफ द फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है फिर आप उसको जो है क्या करें, उसको उसमें प्लस कर देंगे। तो दो कैटेगरी की बात कर रहा है ये, एक बात कर रहा है ये एमसी की, प्लस दूसरी कैटेगरी क्या है इसकी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अगर ये दो कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में फाइनेंशियल एसेट बुक कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने प्लस करना है उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को। ठीक है जी, जब फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल होगा तब नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसका डिफरेंस जो है पी&एल में डालना है और ये कॉस्ट भी पी&एल में जाती है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल की कैटेगरी में जो है उसको प्लस नहीं करेंगे, बाकी दो कैटेगरी में प्लस करेंगे। अब वो कहता है इनिशियल मेजर ऑफ एंटिटी मेजर एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करता है जब उसको फेयर वैल्यू पे करना है। ठीक है जी, इसमें से अपने माइनस करना है, फेयर वैल्यू पे करना है, लेकिन इसमें सब माइनस करेंगे इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉट द फेयर वैल्यू। वो भी बात कर रहा है कि अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल नहीं होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अपने ऐसे माइनस करना है। ठीक है जी, तो हमने फाइनेंशियल एसेट्स में इसको प्लस करना है और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो ये कभी कभी एग्जाम के अंदर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये मैंने माइनस करना है या इसका ऐड करना है। तो इसको आप कॉन्सेप्चुअली इसको ध्यान में रखें। आप कॉन्सेप्चुअली इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ये कभी भी ब्रेका नहीं होगा कि इसको माइनस करना है कि प्लस करना है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जब भी इनकर्ड होगी तो क्या होगा, कैश आएगा। तो आप क्या एंट्री करेंगे, टू कैश, टू कैश करेंगे आप। ठीक है जी, अब अगर आपने फाइनेंशियल एसेट परचेज किया है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप डेबिट कर देंगे फाइनेंशियल एसेट्स। तो ठीक है बनी फाइनेंशियल एसेट टू कैश, इट मींस कि आपका फाइनेंशियल एसेट, अगर मैं फाइनेंशियल एसेट लिया तो उसमें फाइनेंशियल एसेट में ही ऐड हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज कर जाएगा, डेबिट होता है। इसी तरह अगर ये आपने आपने लायबिलिटी ली है, आपको लायबिलिटी आपने जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो अब कैश क्या पे करेंगे, तो कैश तो पे हो जाएगा, टू कैश पे हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट होती है,
यहाँ पे डेबिट कर दिया इस एंट्री में आपने, तो यहाँ से माइनस हो जाएगी आपकी ट्रांसफर कॉस्ट। तो ये आप सिंपल जो है एंट्री अपने ध्यान में रखें कि जाना तो कैश ही है, टू कैश तो होना ही है। अब डेबिट पे आपने क्या करना है, अगर आपका आप फाइनेंशियल एसेट को डील कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर लेंगे, और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी को डील कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कर लेंगे। फाइनेंशियल एसेट आपका बढ़ जाएगा, उसको आप प्लस कर लेंगे, और फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, उसको आप माइनस कर लेंगे। सिंपल, आप ये एंट्री ध्यान में रखें, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या ऐड करना तो क्या प्लस करना है। ठीक है जी। ट्रांजेक्शन की इसमें बताया कि क्या क्या चीज होती है इसमें। वो कहता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में आपकी फीस है, कमीशन है, पेड टू एजेंट्स, levies of regular agencies, security exchange, transfer of taxes and duties, credit assessment fees, registration charges and similar costs जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन में शामिल होती है। कॉस्ट दैट डू नॉट क्वालिफाई, कौन सी कॉस्ट नहीं होंगी, उसकी बात कर रहा है आपसे। वो कहता है जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर डेप्थ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम जो है, कोई डिस्काउंट जो है, आपने जब डेप्थ इशू किया, आपने आपने प्रीमियम दिया, डिस्काउंट लिया है, तो वो इसमें इसको वो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। इसी तरह कहता है फाइनेंशियल कॉस्ट जो है ये भी आपके इसमें शामिल नहीं है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी इसमें शामिल नहीं है, और होल्डिंग कास्ट जो है ये भी आपकी इसमें शामिल नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्रीमियम, डिस्काउंट से फाइनेंशियल कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है इसको आप कह रहे हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनिशियल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्टें जो है आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं होंगी। आगे कहता है ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। तो जो तमाम फाइनेंशियल मेजर में अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो इस पर मेजर नहीं हो रहे, the treatment of transaction cost is made on the instrument by instrument basis and either increase in financial assets or decrease in financial liability। तो वो आप सिंपल अपना ध्यान में रखें कि आपका जो है फाइनेंशियल एसेट जो है वो इंक्रीज ही होना है, यहाँ पे देखें ना, और फाइनेंशियल लायबिलिटी डिक्रीज ही होनी है, वो यही बात आपसे कर रहा है। Initially recognized in the financial statement for financial instrument carried favorably through P&L or other transactions related costs that do not qualify the transaction cost are expected to their incur। तो जब आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L की कैटेगरी लेंगे ना, तो उस सूरत में क्या होता है, वो जाना P&L में ही है, ठीक है ना जी। तो आपका हर चीज़ तो P&L में जा रही है, तो ये कॉस्ट P&L में चली जाएगी, आपकी जो है वो फिक्स एसेट्स का पास या लाइबिलिटी का जो है वो फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो इनिशियली हमने देख लिया, इनिशियली हमने क्या कहा, इनिशियली जो होगा ये हमेशा याद रखें कि इनिशियल जो है ये हमेशा फेयर वैल्यू पे आएगा। आपके फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी हमेशा फेयर वैल्यू पे आएंगे। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू क्या होती है। नॉर्मली हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब फेयर वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और ये फेयर वैल्यू होगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड में कह रहा है कि यहाँ पे आपको इनिशियली जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, जो हमने ट्रांजेक्शन प्राइस आपकी जिस प्राइस में हमने लेन देन किया है, वही प्राइस जो है आपकी जिसमें आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्लस माइनस कर देते हैं, वही आपकी फेयर वैल्यू है। यहाँ पे आपको जो है ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जो हमने ट्रांजेक्शन की है, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस बनी है, वो सारी की सारी वो आपकी फेयर वैल्यू है। ठीक है जी, उसी को आप यहाँ पे फेयर वैल्यू ले लेंगे, आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। उसका सब्सिक्वेंट क्या होगा, सब्सिक्वेंट क्या कहता है, फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होगा, और फाइनेंशियल एसेट्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड फेयर वैल्यू थ्रू P&L। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात की थी क्लासिफिकेशन में कि फाइनेंशियल एसेट्स की 3 क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है जी, एमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और फाइनेंशियल लायबिलिटी की सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन थी हमारे पास, वो क्या थी, एमोर्टाइज कॉस्ट पे था। वहाँ पे एक्सेप्शन थी हमारे पास कि अगर हम चाहें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू P&L ले जा सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो इरिवोकेबल है। अगर आप इनिशियली डिसीजन ले लेंगे कि आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू P&L लेके जाना है, तो आप कभी भी उसको एमोर्टाइज कॉस्ट पे वापस नहीं ला सकते, उसके लिए क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ लें कि 100% केसेस में क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए एक ही मेथड है, वो एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है। एक्सेप्शनल केसेस में उसको आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L ले जा सकते हैं। बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल को हमने डिस्कस किया फॉर मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड देयर कंसेप्चुअल कैश फ्लो। तो 2 चीज़ हमने डिस्कस की थी उसमें कि हम जो डिसीजन लेंगे वो बिजनेस मॉडल पे लेंगे या हम उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पे लेंगे। वही बात यहाँ पे होगा रहेगा, इन्हीं की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि जो फाइनेंशियल एसेट है इसको किस क्लासिफिकेशन में आप रखेंगे। तो जिस क्लासिफिकेशन आप उसको रखेंगे उसी हिसाब से उसकी आप जो है वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी आप करेंगे। The business model is determined by entity key management personnel in the way that assets are managed and their performance
is reported to them. Financial assets include within the fair value through OCI category are subsequently measured at fair value. अब वो आपसे बात कर रहा है कि आपने अगर फेयर ओसीआई में रखा है उसको, तो आपने सब्सिक्वेंटली क्या करना है, उसको फेयर वैल्यू करना है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू है ना। देखिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है ना, कॉस्ट पे होता तो आप कॉस्ट पे रखते हैं, लेकिन अब वो बात कर रहा है कि आपने अगर आपने आपने क्लासिफिकेशन क्या लिया फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू ओसीआई, तो अब क्या करेंगे आप, हर दफा उसको फेयर वैल्यू करेंगे। फिर क्या होगा, मूवमेंट इन द कैरिंग अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन ओसीआई, तो उसकी मूवमेंट जो है आपको ओसीआई में ही रिकॉर्ड करनी है। अगर फेयर वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाती है तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, उसका डिफरेंस करके लेके जाएंगे, ओसीआई में लेके जाएंगे। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन दी है उसने, क्या एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट for the recognition of impairment gain or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses are recognized in profit and loss। तो कहता है आप क्या करेंगे, आप जो है वो कोई आपकी इम्पेयरमेंट गेन लॉस हो गया, कोई आपको इंटरेस्ट इनकम मिल गई आपको, कोई फॉरेन एक्सचेंज से आपको फायदा हो गया या लॉस हो गया, इसको आपने हमेशा पीएनएल में लेके जाना है। क्यों, क्योंकि आपकी आपका रियलाइज प्रॉफिट है। ओसीआई क्या होती है, ओसीआई आपकी अनरियलाइज इनकम होता है। तो अनरियलाइज इनकम होती है, उसको जो है जिस तरह आप रिवोल्यूशन जब करते हैं, रिवोल्यूशन पे आप एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे आपको कैश तो नहीं आता, कैश तो तभी आएगा जब उसको उस वैल्यू पे सेल कर देंगे। तो इसको कहते हैं अनरियलाइज इनकम। तो अनरियलाइज इनकम जो होती है वो आपकी ओसीए में आएगी। लेकिन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, डिवेंचर की, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट आपको कैश में मिलेगा, तो वो आपका पीएनएल को चार्ज होगा। इसी तरह आप लोगों फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की है जिसकी वजह से आपको गेन या लॉस हो रहा है, तो वो भी गेन और लॉस जो है वो आपका रियलाइज होगा, वो आपको आपको जो है वो पीएनएल में चार्ज होगा। इसी तरह अगर इम्पेयरमेंट गेन लॉस और आपको हो रहा है, तो इम्पेयरमेंट भी जो है वो स्टैंडर्ड कर रहे हैं आपको कि आप उसको, जो इम्पेयरमेंट जो होता है ना वो फेयर वैल्यू की ऐसे नहीं हो रहा, वो उसकी उसकी कंडीशन को शोज है। ठीक है, हमें तो यहाँ पे जो देखना है, जो फेयर वैल्यू जब चेंज हो रही है उसकी वजह से जो गेन हो रहा है, उसको आपने ओसीए में रखना है। ठीक है ना जी। तो अगर ये इम्पेयरमेंट का फेवर से कोई लिंक नहीं है, इसलिए वो कहता है कि इम्पेयरमेंट को जो है आपने जो है वो पीएनएल नहीं ट्रीट करना है। ठीक है जी। अब बात करता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इज अ रेजिडुअल कैटेगरी, ये कहता है रेजिडुअल कैटेगरी है। रेजिडुअल कैटेगरी क्या होती है, बची कुची, कि अगर आप पहले दो कैटेगरी में से आपको कोई कैटेगरी नहीं मिल रही आपकी, तो आप इसमें डाल दें, तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल। कि अब ये बची है, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अगर हमने एमआरटाइज कॉस्ट भी नहीं डाल सके, हम फेयर थ्रू ओसीआई भी नहीं डाल सके, तो फिर क्या करेंगे, फिर मजबूरन यहीं पे डालना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे ये रेजुलर कैटेगरी है। Financial assets should be classified as fair value to P&L if they do not meet the criteria for fair value to OCI and amortized cost। ठीक है ना जी, दोनों में से कोई नहीं मिलती तो आप यहाँ उसको पुट कर देंगे। Financial assets included within the fair value through P&L category should be measured at fair value with all changes recorded in fair value। ठीक है जी, जितनी आपकी चेंजेस आएंगी वो सारी सारी आप कहाँ चार्ज करेंगे, आप उसको फेयर वैल्यू में चार्ज करेंगे, पीएनएल में चार्ज करेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द बिजनेस मॉडल असेसमेंट, एन एंटिटी कैन elect to classify financial assets to P&L if doing so reduce or eliminate a measurement or recognition inconsistency। वो कहता है आपने अगर आपको शो करना है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या एमोटाइज कॉस्ट को लेना है, लेकिन क्या अकाउंटिंग मिसमैच यहाँ पे आ गया, अकाउंटिंग मिसमैच की वजह से आप चाहते हैं कि उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लेना चाहें, तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया, लोन लेके मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी गई। अब जो इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, उसको मैंने जो है वो क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर्पज के लिए, तो मैंने उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रखा हुआ है। अब जो लायबिलिटी है वो मेरी अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ रही है, तो वो कहता है मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैच को दूर करने के लिए आप लायबिलिटी को भी जो है उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच, कि अगर एक एक चीज एसेट जो है वो आपका पीएनएल पे है, लायबिलिटी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रही है, दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, तो आप अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए जो है इसका जो डिटेल है वो हमें मिलती है IFRS 4 में मिलती है, इंश्योरेंस में, शैडो अकाउंटिंग में। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है कि आप मिसमैचिंग को दूर करने के लिए जो है अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये बात करता है सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगा। कहता है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हमें किया हुआ है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिटर्न ऑफ एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर अदर मेथड्स अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है या ओसीआई है, तो क्या कहता है ट्रांजेक्शन इज कैपिटलाइज्ड एंड इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉस्ट। जैसे हमने बात की है कि आप जो है वो एसेट्स या लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, तो एसेट्स पे ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स, loans and receivables
एंड मैनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर यूजुअली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो वो कहता है लायबिलिटी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि लायबिलिटीज जो है वो हमेशा जो है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे ही उसकी क्लासिफिकेशन होती है। और फेयर वैल्यू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो लायबिलिटी में होता ही नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी क्लासिफिकेशन जब दो ही तरह होती है, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड पे होगी या वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L होगी। तीसरी क्लासिफिकेशन लायबिलिटी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर वो कहता है कि ये सारे जो है 100% जो है आपको यहीं पे क्लासीफाई करना है, लेकिन अगर यहाँ पे आप करेंगे तो ये इर्रिवोकेबल है। अगर आप ये क्लासिफिकेशन ले लेंगे तो आप वापस जो है एमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकते, तो आप सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है जी। एमोर्टाइज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। फाइनेंशियल एसेट्स की एमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है वो हमें पता ही है। इनिशियली जो है हम उसको उसके इनिशियल वैल्यू लेंगे जो उनके कॉस्ट पे लिया जाएगा, प्लस करेंगे इसके अंदर आपका इंटरेस्ट इनकम, और इसके माइनस करेंगे आप इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव्ड। तो जो आपकी इनकम ऐड हो जाएगा, P&L में चार्ज हो जाएगा, और जो एक्चुअल रिसीव हो जाएगा वो यहाँ पे आप क्रेडिट कर देंगे इसको और अपने कैश को डेबिट कर लेंगे। सिमिलरली एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की कैसी होगी, वो कहता है इनिशियली आप लेंगे, इनिशियल वैल्यू लेंगे, इनिशियल कॉस्ट। अब देखिए इनिशियली जो है ना ये कॉस्ट की बात कर रहा है, लेकिन हमने अभी पहले बात की है कि जो इनिशियली आप लेंगे इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो कॉस्ट होगी, और कॉस्ट ही को हम कहेंगे इसकी फेयर वैल्यू है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि आपके यहाँ पे जो है वो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकालनी, वो इसलिए वो नर्वस कॉस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इनिशियली जो है हम इसको फेयर वैल्यू पे लेते हैं, और जो इनिशियली इसकी कॉस्ट होती है उसी को हम फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जी मेजरमेंट जो होगी इनिशियली आप फेयर वैल्यू पे करेंगे, अब यहाँ पे आप कॉस्ट कॉस्ट करे जा रहे हैं। तो सर जो कॉस्ट है वही उसकी फेयर वैल्यू है। इनिशियली जो उसकी कॉस्ट है, जो है जो ट्रांजेक्शन प्राइस है, वही उसकी जो है वो क्या नाम है उसकी फेयर वैल्यू है। तो अब इसको फेयर वैल्यू ही समझे। इससे प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जब परे करेंगे, ऐड करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, उनसे सब माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप जो इंटरेस्ट एक्चुअली हमने पे कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे इसने स्केच बना के दे दिया, उसने कहा इनिशियल जो है ये आप याद रखें कि ये फेयर वैल्यू भी होगा, दोनों लाइबिलिटियाँ, इनकम इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। और एक्सपेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो पेमेंट होंगी जो आएंगी जो जाएंगी और लेस हो जाएंगी, और आपका जो है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का बैलेंस निकल आएगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये मेरे को क्लियर हो जाएगा। कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इज बाय यूजिंग द इफेक्टिव रेट। दिस इज अ रेट दैट मैचेस द अमाउंट ऑफ लोन बोरोड विद द डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लो रिसीव्ड और पेड। वो कहता है ये इसने क्या करना है, इसने मैच कर देना है। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये ऐसा रेट होता है कि मैं आज जिस वैल्यू से शुरू करूंगा, और आज अगर मेरे 5 साल का मैंने लोन लिया हुआ है या मेरे पास एसेट्स है, तो 5 साल के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को यूज करूंगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से जो है मैं अगर इसमें इंटरेस्ट ऐड करता रहूंगा या इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, तो एंड पे क्या होगा, 5 साल के बाद ऑटोमेटिक जो है वही वैल्यू आ जाएगी जो मुझे चाहिए होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो आज की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से मैच कर देता है। The effective rate is the discount rate that, when applied to the future interest and redemption cash flows, give an amount equal to the amount of initial recognition of the financial asset or financial liability। तो आपको exact वही अमाउंट आ जाएगी इस इंटरेस्ट रेट से जो आपको चाहिए होती है। Thus, as a result, in the net present value of zero, it is IRR of or all cash flows associated with it। नॉर्मली क्या होता है, ये IRR ही होता है। IRR हम कैसे निकालते हैं, हम हिट एंड ट्रायल बैलेंस में निकालते हैं, वही हमारा फार्मूला है। तो ये नॉर्मली ये IRR ही होता है जिसको हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं। The interest recognized is calculated by applying the effective rate to the outstanding balance on the bond at the beginning of the period। तो इसको हम ये करना है कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो ओपनिंग बनेगा, उस ओपनिंग पे जो हमने ये रेट लगाना है। The interest recognized in the profit and loss account each year is not necessarily the cash paid। वो कहता है जो इंटरेस्ट आप एक्सपेंस को चार्ज कर रहे हैं, आप हर साल एक एंट्री पास कर रहे हैं, इंटरेस्ट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ये इंटरेस्ट वो नहीं है जो आप पे कर रहे हैं, वो कुछ और हो सकता है। ठीक है जी। वो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की वो आपका लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो वो पेमेंट कुछ और चीज़ है या इनकम कुछ और चीज़ है, लेकिन जो आप एक्सपेंस बुक कर रहे हैं थ्रू P&L वो अपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे करना है, उसी रेट ने आपको जो है उसको इक्वलाइज करना है। तो जाके अभी हम इसको फर्दर आगे देख सकते हैं। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज द ओपनिंग बैलेंस प्लस द इंटरेस्ट चार्ज इफेक्टिव रेट माइनस द इंटरेस्ट पेड फॉर द पीरियड।
यहाँ पे देखिए इसने एलोकेशन करके दी हुई, यहाँ से मैं और क्लियर हो जाएगा। इसने एक बोरो किया है, लाइबिलिटी है इसकी, लाइबिलिटी कैसे करके दे रहा है, कहता है कंपनी इशूज अ बॉन्ड, इसने बॉन्ड इशू किया, द बॉन्ड हैज एन इशू वैल्यू ऑफ 1 मिलियन, ये 1 मिलियन का बॉन्ड है, तो 1 मिलियन से इसका स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने हमारे पास कैश कितना आया, 1 मिलियन आया, तो हमें कितना जो में कैश आया यही हमारी जो है वो फेयर वैल्यू है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कॉपन रेट जो है 5%, ये 5% जो कॉपन रेट होता है ये पेमेंट होती है, तो जाके यहाँ जो है ये पेमेंट हो रही है ये 5%, ये इसका कॉपन रेट है, या इसको पेमेंट हो रही है। तो कॉपन रेट क्या है, ये सीधा इसका 5% लिया है इसने 1 मिलियन का, 1 मिलियन का 5% लिया इसने, और इसने कहा कि ये जो 5% है ये हमने इसकी पेमेंट करनी है, अगले 2 साल में 7% करनी है, तो यहाँ पे इसने 7% के हिसाब से उसको पेमेंट कर दी। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट क्या होगा, वो कहते हैं इंटरेस्ट जो होगा वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसका क्या है, ये है, तो इंटरेस्ट जो है वो इस पे आएगा, और कस पे आएगा इसका, ये रेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा उससे रेट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से, तो हमारा आंसर निकलेगा। ये बाई चांस सेम आ गया, सेम आता नहीं है ये बाई चांस यहाँ पे सेम आ गया, हमेशा ये फिगर ज्यादा होगी, ये फिगर कम होगी, यहाँ पे बाई चांस सेम आ गया लेकिन सेम नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे होगा, आपने ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ओपनिंग बैलेंस से आपने जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है, और ये जो वैल्यू निकलती है ये हमेशा जो है ये आपकी जो 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 कॉपन वैल्यू होगी 1 मिलियन, हमेशा 1 मिलियन पे निकलेगी। तो 1 मिलियन का 5% 50,000, 1 मिलियन का 5% 50,000, बाद में होने का अगले 2 साल 7% पर जाएगा, तो वो 70,000 बनेगा, तो आपकी फिगर बराबर रहेगी। लेकिन जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ये आपका चेंज होता रहेगा, देखिए बैलेंस जो आपका बढ़ता जा रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, और ये हमेशा ओपनिंग पे लगेगा। तो ये सारी बातें यहाँ ऊपर हमने पढ़ी यहाँ पे इस पैरे के अंदर कि ये कैसे होगा, वो सारी नीचे उसने उसको इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन किया ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए तो आप साथ साथ कर लीजिएगा विषय, ठीक है। चलेंगे आगे, द इन्वेस्टर इज इन द अबव बॉन्ड विल रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट माइक्रोप्रोसेस हो गया। प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देखें क्या कहता है, कहता है एक्स परचेजेस अ लोन ऑन 1 जनवरी 2005 एंड क्लासिफाइड एज मेड एज amortized कॉस्ट, उन्होंने amortized कॉस्ट पे उसको रखा। उसकी टर्म क्या है, नॉमिनल वैल्यू उसकी 50,000 है, कॉपन रेट कितना है, 10% है, टर्म ऑफ मेच्योरिटी 3 साल है, परचेज प्राइस कितनी है, उसने कितने का लेके आया, 48,000 का, 48 मिलियन का। ठीक है जी, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी, 50 मिलियन है। अब इंटरेस्ट जो है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू का आता है। ठीक है जी, तो जब इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 10% आप किसान का लेंगे 50 मिलियन का, तो वो आपका मिल जाएगा 5 मिलियन। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, यहाँ देखिए जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या दिया, रेट दिया हुआ 11.67% दिया हुआ। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अब आपने आपने जब इसका चार्ट बनाना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन आप 50,000 से स्टार्ट करेंगे या आप क्वेश्चन 48,000 से, जिस तरह हमने ये किया था, हमने इसको 1 मिलियन से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या फिगर आएगी, यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी, हमने हमने जो कॉस्ट पे की है वो हमने कितने पे की है, 48 मिलियन, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करेंगे, हम 48 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और इस पर कितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 11% ऐड करेंगे, तो इसका हम जो है वो 11% ले लेंगे, क्योंकि इनिशियल रहा ये, पहले स्टार्ट ओपनिंग ही आया, तो ओपनिंग बैलेंस ही है, इसका हम 11% लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 560,600। ठीक है जी, हम क्या करेंगे 48 मिलियन प्लस 5.6 मिलियन माइनस 5 मिलियन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर हमारा ओपनिंग बन जाएगा दूसरे साल का, उस पर हम लेंगे 11.6%, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसमें से 5 मिलियन माइनस करेंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर हम तीसरे साल करेंगे, तो हमारा एंड पे जो है वो 50 मिलियन हमारा जो है पूरा ही आ जाएगा। इसकी सोल्यूशन जो है हम साथ साथ देख लेते हैं ताकि हमारा जो है वो क्लियर हो जाए। 170 पे है ये, इसकी सोल्यूशन दी हुई है 202 पे।
मैं साथ साथ के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये चीज जो है ना हमारी साथ साथ क्लियर हो जाए। 202 ये लें जी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, हमने 48 मिलियन जो हमारी कॉस्ट है उससे स्टार्ट करेंगे इसको। हम इसको 50 मिलियन से स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे 11.7% और इसका मैं माइनस करेंगे 5%, जो माइनस कर देंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा। अब इस पे हम लेंगे 11.67%, 5 मिलियन माइनस करेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बन जाएगा। इस पे हम लेंगे 11.767%, 5 मिलियन माइनस करेंगे और देखें एंड पे क्या हुआ, एंड पे हमारे पास वही फिगर आ गई जिससे हमने स्टार्ट किया था, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है जी, जो हमने पे करनी है। तो ये क्यों हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, इनफेक्टिव इंटरेस्ट। और देखें दोनों, आप ये फिगर देखें, ये फिगर ज्यादा है। इंटरेस्ट वाली फिगर जो आपने पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है आपका, ये कहाँ पे चार्ज होगा, ये पीएनएल को चार्ज होगा। इसकी एंट्री क्या होगी, ये लायबिलिटी अकाउंट है ना सारा। तो अब क्या करेंगे, लायबिलिटी को आप क्या करेंगे, पीएनएल को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे इस सारी फिगर से। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी पीएनएल डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। और इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री कैश जा रहा है तो कैश को आप क्रेडिट कर देंगे और लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। इससे आपकी लायबिलिटी कम होगी। ठीक हो गया जी। और एंड पे वही फिगर बच जाएगी जो आपको 3 साल के बाद पे करनी है। तो ये ब्यूटी किसकी है, ये ब्यूटी इसकी है, इसको हम IRR बोलते हैं। ठीक है जी। 170 पे वापस चलते हैं। चलो जी। प्रैक्टिकल टू क्या कहता है जी, एक कंपनी इशू 10 मिलियन 6% बॉन्ड। अब यहाँ पे इसने इशू किया है तो इसकी लायबिलिटी होगी। ठीक है जी, 10 मिलियन इशू बॉन्ड किया एट अ प्राइस ऑफ 105 फॉर ईच 100 नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, 100 है। ठीक है जी। और इशू प्राइस क्या है, उसने उसको 50 पैसे ज्यादा पे इशू किया है। तो नॉमिनल प्राइस जो है, इसको नंबर ऑफ शेयर, अगर मैं देखूं नंबर ऑफ हमारे इश्यूज कितने होंगे, बॉन्ड्स कितने इशू हुए, तो हम क्या करेंगे, हम 10 बिलियन को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो वो हमारा 1 मिलियन जो है, हम कहेंगे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड हमने इशू किए। ठीक है जी। 100,000 आएगा, सॉरी। 10 मिलियन को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 100,000 आएंगे। तो 100,000 क्या है, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है जो आपने इशू की। और उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट जो है 6% है, तो आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद कहता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी यहाँ पे 50,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अभी क्या है कि लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी होगी तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम इसकी, अब इसकी आप बना लें, इसकी इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट क्या होगी। तो आपने अपने इनिशियल कॉस्ट कैसे बनाएंगे, आपने कहा आपके पास, आपने 1 लाख का बॉन्ड इशू किया और एक बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 100 रुपए इसकी प्राइस है, आपने इतने पे परचेज इसको इशू किया। और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से आप माइनस कर देंगे 50,000 जो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही है ना, अभी हमने अभी देखा था ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगा, टू कैश क्रेडिट हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के इनिशियली क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकालने के लिए इसको माइनस कर लेंगे। तो इसको आप 100,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये जो है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपका जो स्केड्यूल होगा वो 10 मिलियन से स्टार्ट होगा। भाई 10 मिलियन कैसे बनाया आपने, आपने कहा कितने का आपने लिया, आपने अमाउंट मिला मिला आपको 100.5 का, 100.5 को नंबर ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई किया और ट्रांजेक्शन का यहाँ से माइनस हो गया क्योंकि ये लाइबिलिटी है आपकी। तो आपने कैश को क्रेडिट किया होगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट किया होगा, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 10 मिलियन जो है, इससे आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वो कहता है रिडीम कितने पे होगा, तो इसका आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है जी। तो जब ये आपके ये टेनर खत्म होगा इसका, तो इसके टेनर के खत्म होने के बाद आपको जो आंसर आना चाहिए वो आपका 110,444,000 आना चाहिए। और यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट जो 7% है। इसका मतलब क्या है कि आप जो एक्सपेंस बुक करेंगे, आप पीएनएल को चार्ज करेंगे, पीएनएल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, वो 7% से करेंगे। कौन सा, इसका 7%, इसका 7% जो आपका इनिशियल इनिशियल कॉस्ट है आपकी, जो इनिशियल फे वैल्यू आपकी।
ठीक है जी। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा सोल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही है, कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको आपको आपके खत्म कर लेंगे। चलें जी, आगे आता है ये रेगुलर सेल एंड परचेज। ये क्या चीज है? रेगुलर वे ऑफ ट्रांजेक्शन। रेगुलर वे ट्रांजेक्शन क्या है? इन सम markets the financial instruments, a contract might be contract entered into one date is a ट्रेड डेट। जिस डेट को आप कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर हो रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डेट। बाद में जब सेटलमेंट करेंगे लेटर ऑन, उसको आप बोलेंगे कि ये आपकी सेटलमेंट डेट है। आज मैंने कॉन्टैक्ट किया कि जरा मैं आपको 1 महीने बाद माल दूंगा, तो आज की डेट क्या होगी? आज की डेट की ट्रेड डेट है कि आज आज कॉन्टैक्ट हो हमारा। 1 महीने बाद जब आपको माल दूंगा, जब मैं आपको डिलीवरी मिलेगी, आप मुझे पेमेंट करोगे, तो वो उसकी सेटलमेंट डेट होगी कि उस डेट को मैंने आपको माल दिया, उस डेट को आपने मुझे पेमेंट की, तो ये आपकी सेटलमेंट डेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जांपल, trades on the Pakistan stock exchange are typically settled 2 days after the date of trade। 2 दिन लगते हैं आपको सेटलमेंट करने में। तो वही कहता है जो आपकी 2 दिन बाद वाली डेट होगी वो सेटलमेंट डेट होगी, और जो आज की डेट होगी वो आपकी ट्रेड डेट होगी। Such transactions are described as regular way transactions. Definition of regular way purchase or sale: the purchase or sale of a financial assets under a contract whose term required delivery of the assets within the time frame of established generally by regulations or conventions in the marketplace concerned। तो ये सिंपल आपको बता रहा है कि आपने, अगर आप देखें, अगर आपने ट्रेड डेट अकाउंटिंग करनी है तो आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग करनी है तो आप सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डेट की अकाउंटिंग करनी है। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर मैं कहता हूँ ये मैंने ट्रेड डेट अकाउंटिंग करनी है तो मुझे कैसे एंट्री पास करनी है, और अगर मेरे को नहीं, मैं तो सेटलमेंट डेट पे ही एंट्री पास करूंगा, तो फिर मुझे कैसे एंट्री पास करनी है, ये हम यहाँ पे करना सीखेंगे। तो बेसिक रूल्स का क्या है? कहता था बेसिक रूल्स इन द इनिशियल रिकॉग्निशन वाज एक्सप्लेन इन पैराग्राफ 2(1) above of the financial assets or financial liability should be recognized in the settlement of financial position when the reporting entity becomes a party of the कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन। तो वो कहता है कि जब तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए पहली शर्त क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कहता है ये तभी जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वही हमने बात हम 1 पैराग्राफ में करके आए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, तो फिर ही आपने इसकी जो है उसकी अकाउंटिंग करनी है। कहता है जनाब, द डेट ऑन विच एन एंटिटी बिकम्स अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रोविजंस of the financial asset purchased under a regular way of purchase is the trade date. However, IFRS 5 contain an exception। यहाँ पे एक exception आ गई। On this approach, by way of entity can choose to account a regular way purchase or sale in financial assets using either traded accounting or settlement accounting। वो कहता है जैसे हमने कॉन्टेक्ट किया तो आप फाइनेंशियल एसेट आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई? यहाँ पे आपको IFRS 9 ने 2 ऑप्शन दे दी कि आप चाहें तो आज एसेट बुक कर लें, आप चाहें तो आज एसेट बुक ना करें, आप जब सेटलमेंट डेट आएगी तब एसेट बुक कर लें। ठीक है जी। नॉर्मली तो मैंने आज कॉन्टैक्ट कर लिया था तो मुझे फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था आज। तो अगर मैं आज कर लेता हूँ तो उसको बोलते हैं ट्रेडेड अकाउंटिंग है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, अभी एसेट को बुक नहीं करते अपनी बैलेंस शीट में, हम ऐसा करेंगे अभी आज आज नवंबर है, एसेट तो अगले साल आना है, तो हम अगले साल एसेट बुक कर लेंगे। फिर एसेट बुक करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इतनी झंझट क्या करने, ऐसा करते हैं एसेट बुक नहीं करते। तो वो कहता कोई बात नहीं, आप एसेट बुक ना करें। आप एसेट कब करें? अगले साल जब सेटलमेंट आएगी, जब आपको एसेट मिलेगा तब आप बुक कर लीजिएगा। वो आप उसको बोलते हैं सेटलमेंट अकाउंटिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। कहता द सेम मेथड मस्ट बी अप्लाइड इन consistently for all purchases or sales of financial assets that are classified in the same। तो कहता है तमाम जितनी भी एक क्लासिफिकेशन है, जितनी भी आपने करनी है तो आपको सेम कैटेगरी में करनी पड़ेगी। ट्रेड अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट अकाउंटिंग the two methods differ in term of timing of recognition। कहता है कि क्यों डिफर करते हैं कि आपने एसेट कब रिकॉग्नाइज करना है, कब डिकॉग्नाइज करना है। तो आपने आपने कहा जी मैं ट्रेड अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो आपने आज ही एसेट को रिकॉग्नाइज कर दिया, आपकी बुक में एसेट नजर आ गया। लेकिन हमने कहा सेटलमेंट डेट में मैं अकाउंटिंग करूंगा, तो फिर आज 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 आप एसेट को बुक नहीं करेंगे, आप एसेट को बुक करेंगे आप नेक्स्ट डे जब एसेट डिलीवर होगा तब बुक करेंगे। इसी तरह डी रिकॉग्नाइज भी ऐसी होगा
कि जैसे अगर ट्रेडेड कर रहे हैं तो आज ही इसको डी-रिकॉग्नाइज कर देंगे, लेकिन अगर सेटलमेंट कर रहे हैं तो सेटलमेंट हो जाएगी तब उसको आप डी-रिकॉग्नाइज करेंगे। कहता जी मीनिंग क्या है इसका? द ट्रेडेड इज द डेट दैट एन एंटिटी कमिट इटसेल्फ टू परचेज और सेल द, तो यहाँ पे कमिटमेंट आपने कर दी कि मुझे सेल या परचेज करनी है, ठीक है जी। यहाँ क्या है, द सेटलमेंट डेट इज द डेट दैट एन एसेट डिलीवर्ड और बाय एन एंट्री, तो जिस दिन आपको डिलीवरी करनी है उसकी सेटलमेंट डेट है। परचेजेस में क्या होगा और सेल में क्या होगा? तो जब अगर हम परचेज कर रहे हैं एसेट्स को तो फिर हम क्या करेंगे? वो कहता है एसेट्स टू बी रिसीव्ड एंड लायबिलिटी टू बी पे फॉर इट रिकॉग्नाइज ऑन द ट्रेडेड, तो इमीडिएटली अब मैं बुक कर लूंगा। अभी एसेट्स मेरा अगले साल आना है, 2023 में मैंने एसेट मेरे पास आना है, लेकिन क्या है मैंने आज कॉन्टेक्ट कर लिया तो मैं आज ही एसेट बुक कर लूंगा और आज ही लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करूंगा। जब एसेट बुक करेंगे तो उसकी लायबिलिटी भी बुक कर लेंगे। तो ये ट्रेड अकाउंटिंग है। अभी एसेट नहीं आया, एसेट 2023 में आना है, लेकिन मैं ट्रेड अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि अब आज आप आज ही एसेट बुक कर लें और आज ही आप लायबिलिटी बुक कर लें। लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं तो सेटलमेंट डेट में अकाउंटिंग करूंगा, तो फिर एसेट रिकॉग्नाइज ऑन द डेट इट रिसीव्ड बाय द एंट्री, तो एसेट तो अगले साल 2023 में आना है। तो अगर मैंने ये मेथड दिया हुआ है, सेटलमेंट डेट वाला मेथड दिया हुआ है, तो फिर मैं एसेट कब बुक करूंगा? मैं 2023 में बुक करूंगा। तो लायबिलिटी कब बुक करूंगा? लायबिलिटी भी मैं 2023 में बुक करूंगा, ठीक है जी। तो ये आपका फर्क है कि आपने एसेट्स को या लायबिलिटी को तभी रिकॉग्नाइज करना है आपने जो जिस डेट पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। सेल में क्या होगा? अब सेल में क्या होगा, आप एसेट दे रहे हैं तो डी रिकॉग्नाइज एन एसेट विद रिकॉग्निशन टू रिसीवेबल्स एंड गेन और लॉसेस अराइजिंग अकर्स ऑन ट्रेड, तो ट्रेड डेट पे ही आप एसेट को क्रेडिट कर दें और रिसीवेबल को डेबिट कर लें। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और आपका फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट आज ही की डेट पे। बेशक एसेट जो है वो अगले साल जाना है, तो आज ही उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे आप, ठीक है जी। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? आज आपने एसेट रिकॉग्नाइज किया तो आज ही आप क्या करेंगे? आप प्रॉफिट लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है जी। उसमें क्या होगा? डी रिकॉग्नाइज एन एसेट एंड रिकॉग्नाइज एनी गेन और लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑन द डे ऑफ, तो आप अब P&L कब आएगा? अब इसका P&L आपका जो है वो आपका कब होगा? आज ही की डेट में होगा। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि वो क्या कहता है, डी रिकॉग्नाइज एन एसेट्स, आपने एसेट रिकॉग्नाइज करना है, एंड रिकॉग्नाइज एनी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑन द डे दैट इट इज डिलीवर बाय द एंटिटी, तो जिस डेट को डिलीवर कर रहा है उस डेट पे जो है वो आपका एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा और उसका गेन और लॉस उसी डेट पे आप बुक करेंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप डी रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइजेशन आप डेट ऑफ अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से करेंगे कि आप किस डेट पे जो है उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। आगे क्या कहता है जी, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में क्या होगा? एक इशू है इसमें, क्या इस पे इशूज हैं? कहता है एन एंटिटी मस्ट अकाउंट फॉर एनी चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिटवीन द ट्रेड डेट्स एंड सेटलमेंट डेट इन द सेम वे एज इट अकाउंट फॉर द एक्वायर्ड एसेट। वो कहता है कि आपने जो आपकी ट्रेड और सेटलमेंट डेट है उसके अंदर जो उसकी फेयर वैल्यू चेंज होगी उसका ट्रीटमेंट आपने ऐसे ही करना है जैसे आपने एक एक्वायर्ड एसेट का किया हुआ है। In other words, any change value is not recognized for assets measured amortized cost। वो कहता है अगर मैं amortized cost पे लिया हुआ है तो वो कॉस्ट मेथड चल रहा है तो उस पर तो आपका फेयर वैल्यू आ ही नहीं रहा ना। तो अगर आप जब आप कॉस्ट मेथड ले लेते हैं तो फेयर वैल्यू चेंज हो भी तो होती भी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर आपने जो है रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर द एसेट्स और अदर कॉम्प्रेसिव में, तो अगर उसको अपने फेयर वैल्यू पे लिया हुआ है तो फिर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू में, तो वो आप जो है उसको OCI में या P&L में जो आपने क्लासिफिकेशन ली हुई है उसके हिसाब से बुक करें, ठीक है जी। तो वो सिंपल मेथड उन्होंने रूल दिया है कि कॉस्ट में तो हम अगर फेयर वैल्यू चेंज होती है तो हम उसका इफेक्ट लेते नहीं है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं लेना आपने। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे आपने लिया हुआ है तो उसका इफेक्ट जो है आपका वो P&L में भी जाएगा अगर वो क्लासिफिकेशन P&L पे है, और अगर OCI पे क्लासिफिकेशन है तो उसका इफेक्ट जो है वो OCI में जाएगा। ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, अब मैंने एसेट परचेज किया तो उसकी देखिए अकाउंटिंग कैसे कर रही है। कहता है जनाब
एन एंटिटी बॉट इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1 million ऑन 31 दिसंबर। तो इन्वेस्टमेंट कब लेके आया ये? दिसंबर 2025 में जो ये 2015 में जो इन्वेस्टमेंट की परचेज कर रहा है ये। द पेमेंट वाज टू बी मेड ऑन 5 जनवरी। उन्हें पेमेंट का करनी है, उन्हें पेमेंट उन्हें करनी है 5 जनवरी को। द कंपनी क्लासिफाइज द इन्वेस्टमेंट एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। उसने कहा कि हम इसको कैसे करेंगे, अगर फेयर वैल्यू में डिफरेंस आया उसको हम कैसे करेंगे, हम उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L करेंगे। अब क्या हुआ वो कहता है जी ट्रेड डेट काउंटिंग है, उस पर उसकी वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन है। जब आपकी रिपोर्टिंग डेट आई तो उस एसेट की वैल्यू क्या होगी? फेयर वैल्यू 5 रुपये बढ़ गई। और जब सेटलमेंट डेट आई तो उस वक्त उसकी वैल्यू जो है वो जो है 15 रुपए की हो गई है। अब आप क्या करेंगे? इनिशियली आज की डेट में, पहले आपकी आज की डेट में ट्रांजेक्शन क्या होगी? आज आप क्या करेंगे? आप फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करेंगे आप, और आप पेबल को क्रेडिट कर देंगे। या अगर पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, जो आज की डेट में एंट्री होगी। अब रिपोर्टिंग डेट पे क्या हुआ? रिपोर्टिंग डेट पे इस पे 5 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक हो गया जी। अब चूंकि आपने एसेट को बुक कर लिया हुआ, देखिए ना आपने एसेट बुक कर लिया हुआ। ये कौन सी है? ट्रेड अकाउंटिंग है। तो ट्रेड अकाउंटिंग में क्या होता है? एसेट आज की डेट में बुक हो जाएगा। जब एसेट बुक हो गया उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? आप इसकी वैल्यू में फाइनेंशियल एसेट को आप मजीद डेबिट कर लेंगे 5 रुपए से। और क्रेडिट किसे देंगे? क्रेडिट देंगे P&L को, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन जो है फेयर वैल्यू थ्रू P&L ली हुई है। तो आप क्या करेंगे? जब 5 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे? आप फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर लेंगे और आप क्या करेंगे? P&L को आप क्रेडिट कर देंगे, इसकी वजह से कि आपने फेयर वैल्यू थ्रू P&L लिया हुआ है। तो ये एंट्री आप करेंगे 31 दिसंबर पे। आप फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर लेंगे और P&L को क्रेडिट कर देंगे 5 रुपए से। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसकी वैल्यू फिर मजीद बढ़ गई। यहाँ से उसकी वैल्यू 10 रुपए फिर मजीद बढ़ गई। जब मजीद 10 रुपए बढ़ेगी तो आप इसको 10 रुपए से और मजीद ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है जी। इसने की नहीं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? 5 जनवरी को आप पेमेंट करेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को एक अपने पेबल को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ से एंट्री की नहीं इसको। ठीक है जी। वो एंट्री यहाँ पे करके चला गया। अब बात देखें सेटलमेंट डेट आई इसकी। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में क्या होगा? आपकी यहाँ पे देखिए, क्योंकि एसेट का बुक करना है, एसेट मुझे यहाँ पे बुक करना है। ठीक है। एसेट मुझे कहाँ बुक करना है? सेटलमेंट डेट में मुझे एसेट बुक करना है डेट ऑफ डिलीवरी पे। तो डेट ऑफ डिलीवरी पे एसेट कितने का है उतने का आप बुक करेंगे। ठीक है जी। और आपने P&L को कितना चार्ज किया? 10 रुपये। 5 रुपये आप ऑलरेडी अपनी डेट पे चार्ज कर चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जब आपकी रिपोर्टिंग डेट आएगी तब आप क्या करेंगे? एक रिसीवेबल जनरेट कर लेंगे, बजाय आप फाइनेंशियल। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने एसेट्स को डेबिट किया क्योंकि एसेट हम रिकॉग्नाइज कर चुके थे। अब यहाँ पे हमने एसेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो हमने 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमने P&L में डाल दिया, रिसीवेबल में डाल दिया। बाद में क्या हुआ? आपका वो रिसीवेबल कन्वर्ट हो गया, आपका कहाँ चला गया? वो कन्वर्ट हो गया आपका रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट में घुस गया। ठीक है जी। तो ये वाली एंट्री जो थी ना, फाइनल एंट्री 10 रुपये यहाँ पे इसने की नहीं है, तो ये एंट्री अब यहाँ पे भी करेंगे। 110 रुपये से उसके एसेट को इंक्रीज करेंगे आप। आगे वो कहते हैं जनाब ट्रेड और सेटलमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे जो है वो सेल है। ये सेल वाला क्वेश्चन आपको दे रहा है। पहले परचेस का दिया, आपने सेल का कर रहा है। एंटिटी सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1051 रुपीज 1100। उसने 1015 की जो थी चीज उसने कितने की बेच दी? 1001 की बेच देने की। इसमें यहाँ पे 85 रुपए का फायदा हो गया। ठीक हो गया जी। 85 रुपए का उसने यहाँ पे फायदा ले लिया इनिशियली आज ही डेट में। तो 31 दिसंबर को इसको फायदा हो गया, इसने एक सीट जो थी वो सेल कर दी। उसके बाद क्या हुआ? द पेमेंट वॉज मेड ऑफ 5 जनवरी को पेमेंट हुई इसकी। ठीक है जी। यहाँ पे सेटलमेंट हुई इसकी। सेटलमेंट डेट क्या? 5 जनवरी है। उसके बाद द कंपनी क्लासिफाइज इन्वेस्टमेंट एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। यहाँ पे फिर वो जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L बुक कर रहा है उसको। जहाँ देखिए अकाउंटिंग ऑफ सेल पे कैसे होगी। अब ट्रेड डेट अकाउंटिंग में क्या होगा? ट्रेड डेट अकाउंट में हम क्या करेंगे? हम आज ही को एसेट को जो है वो रिकॉग्नाइज कर देंगे आज ही की डेट में। तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर देंगे। उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 1015 की। ठीक है जी। और रिसीवर कितने से जनरेट हुआ? हमारा कितने का सेल हुआ? 1015 का। डिफरेंस का गया आपका? डिफरेंस आपका P&L में गया। तो ये एंट्री आज ही हो जाएगी। अब यहाँ देखें
रिपोर्टिंग रेट पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू रिपोर्टिंग रेट पे कितनी होगी, कम होगी। 1100 की आपने सेल की आज, उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो वैल्यू कितनी कम होगी इसकी, 85 जो है इसकी कम होगी वैल्यू। अब एसेट तो हमारे पास आया नहीं है, अब अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो मैं क्या करूं, ठीक है ना जी, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तो पास एसेट ही नहीं रहा ना। तो इस डेट पे मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। एंड पे क्या होगा, पेमेंट एंड पे क्या होगा, जो मेरा पेबल आ रहा है, रिसीवेबल आ रहा है सॉरी, तो उसकी मुझे कैश आ जाएगा, मैं कैश डेबिट करके रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसकी फे वैल्यू कम हुई, उसकी फे वैल्यू कम हुई, तो उससे मुझे फायदा पता नहीं होगा, मुझे कोई लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा एसेट ऑलरेडी जा चुका है। अब अगर सेटलमेंट अकाउंट में आप आए, सेटलमेंट डेट में देखें क्या हुआ, सेटलमेंट डेट में इसका इफेक्ट आएगा। अब 85 रुपए से आपने ज्यादा फेल किया, तो बेचा, तो आपने इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब उसकी वैल्यू जो बढ़ी है, ठीक है ना जी, आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये उसकी फेयर वैल्यू, एक जो चीज 115 की थी वो 85 बढ़ गई है, तो उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि सेटलमेंट डेट है, तो फिर एसेट हमारे पास ही है, एसेट में डिक्लोराइज नहीं किया, तो हम एसेट को 85 रुपए से इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर 31 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि एसेट वगैरह ऑलरेडी जो है वो उसी वैल्यू पे है। ठीक है, हमारी वैल्यू, हमारा जो है, हमें हमें लॉस नहीं होने वाला, हम तो ऑलरेडी एसेट सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो इस डेट पे हमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा आज। दोनों दोनों डेट्स में क्या हो रहा है, सेट सेल की तुमने, इस पे हमारे हमारी हमारी फेवर हमें कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो भी गई है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो ऑलरेडी सेल हो चुका है, तो इस फेयर वैल्यू के गिरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिहाजा इस डेट पे मैं कोई एंटी पास नहीं करूंगा सेल की सूरत में, तो मुझे तो लॉस ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, और बाद में फाइनली जो है कैश मिलेगा, तो आप उसकी कैश की एंट्री पास कर। ठीक है जी, तो ये आप चीज ध्यान में रखनी है कि आप फेयर वैल्यू का इफेक्ट उसी वक्त डालेंगे जब आपको हो रहा होगा। परचेज की सूरत में मुझे इफेक्ट हो रहा था, तो मैंने उसका इफेक्ट डाला। ठीक है ना, मैंने ये एंट्री पास की, 31 दिसंबर पे मैंने एंट्री पास की, क्योंकि एसेट मेरे पास आ रहा था, मुझे उसकी वैल्यू कम होने पे फायदा या लॉस हो रहा था। लेकिन जब सेटलमेंट डेट है, तो यहाँ पे तो मैंने एसेट सेल कर दिया हुआ है, मुझे तो पता है कि यार एक जिस प्राइस पे सेल कर दिया हुआ है वो प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। उसके बाद वो जितना मर्जी गिरे, जितना मर्जी उठे, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं उसकी एंट्री पास नहीं करूंगा। मैंने ना इसकी एंट्री पास की, ना मैंने इसकी फक्स की। जब एसेट की वैल्यू कम हुई तो मुझे लॉस नहीं हुआ, तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ी मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे फायदा या लॉस कब होना है, जब मैंने उसको एसेट्स को ट्रांजेक्शन करनी है। ट्रांजेक्शन रेट पे जो मेरी सेल प्राइस है फिक्स हो चुकी है, उतना ही मुझे फायदा या लॉस होने वाला है, वो मैं बुक कर लूंगा। उसके बाद उसकी वैल्यू रिपोर्टिंग डेट पे बढ़े कम हो, उसकी वैल्यू सेटलमेंट डेट पे बढ़े कम हो, मुझे इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं कोई उसकी उसकी वैल्यू पर कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। ठीक है जी, समझ आ रहा। अब बात करते हैं अदर मेजरमेंट की। अदर मेजरमेंट 2.7। कहता है जनाब अदर मेजरमेंट्स क्या बात है, कहता है ऑप्शंस टू डेजिग्नेट अ फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। अब देखिए, हमने बात की थी, हमने कहा था तीन कैटेगरीज थी, ए कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू ओसी और फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। अब वो आपसे बात करता है कि जब आप ये ऑप्शन लेते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल लेते हैं, तो क्या होता है। कहता है कंपनी में एट इनिशियल रिकॉग्निशन इररिवोकेबल, ये इररिवोकेबल है, डेजिग्नेट a financial asset measured at fair value through P&L. If doing so, eliminate significantly reduce the measurement or recognition inconsistency। वो कहता है कि आपने लेना थे तो फेयर वैल्यू थ्रू से लेना था, आप क्योंकि आपका जो बिजनेस मॉडल था या और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो आपको कह रही थी कि आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई लें, लेकिन आपने नहीं लिया।
आपने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लिया, क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि अकाउंटिंग मिसमैच हो रहा था, उसको इग्नोर करने के लिए, अकाउंटिंग मिसमैच को जो है वो खत्म करने के लिए आपने ये काम किया। तो कह रहा है अगर आपने ये काम किया तो आप क्या करेंगे, आप कभी भी इसको पीएनएल से निकाल के वापस अपनी ओरिजिनल कैटेगरी में नहीं जा सकते, रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी इसकी। That would otherwise arise from measuring the assets and liability or recognize gain or loss to them on different basis. तो मैंने अकॉर्डिंग मिसमैच की वजह से मैंने ये कैटेगरी अडॉप्ट की, तो जब मैंने कैटेगरी अडॉप्ट कर ली है तो फिर मैं वापस जो है रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, ये इररिवोकेबल हो जाएगी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हमने बात की थी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या बात की थी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो था वो कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉलो नहीं हो रही थी। तो हमने कहा था क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है इसको कॉन्ट्रैक्टर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखेंगे। लेकिन वो स्टैंडर्ड ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, हाउएवर द कंपनी कैन मेक एन इररिवोकेबल। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दे दी है कि अगर आप चाहें तो आप इररिवोकेबल एक ऑप्शन ले सकते हैं कि आप इसको उठा के फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई ले जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी जो बुक हुई थी, कैटेगरी हुई थी हमारे पास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल। ठीक है, अगर आपके जहन में हो, मैं वेटिंग करना चाहता था, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, मैंने पिछली बार बात की थी इसकी कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था देखें जी 3 कैटेगरी थी एएमसी थी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई थी, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल थी। 3 कैटेगरी हमारे पास थी। इन कैटेगरीज को डिसीजन हमने कैसे करना है, हमने हमें 2 चीजें देखनी है। एक हमने देखनी है कॉन्ट्रेक्चर कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हमने क्या देखना है, बिजनेस मॉडल। तो इन 2 चीजों की बेसिस हमने डिसाइड करना था कि हमने कौन सी क्लासिफिकेशन लेनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट में आपको प्रिंसिपल भी मिले और आपको इंटरेस्ट भी मिले। तो हमने कहा था यहाँ जो हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स की हुई हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट शेयर में ना हमें इंटरेस्ट मिलना है और ना हमें प्रिंसिपल वापस मिलना है। ठीक है जी, तो ये हमने कहा था ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं होगी तो ये 2 कैटेगरी में नहीं जा सकता, तो ये बाय डिफॉल्ट ये है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फेवर थ्रू पीएनएल ही बुक होगी। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड में एक एक्सेप्शन दिए स्टैंडर्ड का, जी आप चाहें तो फिर आप इसको इस कैटेगरी पे बुक कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है आपके पास, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये आप कर लेंगे तो अभी इरिवोकेबल होगी, कभी आप वापस पीएनएल में नहीं जा सकते। तो ये सारी जिंदगी जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है ओसीआई में रहेगी। और ओसीआई जब ये आप इसको इन्वेस्टमेंट सेल को शेयर सेल कर देंगे तो सेल होने के बाद ओसीआई जो सीधा है वो इक्विटी में जाके मर्ज हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, वो पीएनएल में कभी नहीं जाएगा। नॉर्मली अगर ये इरिवोकेबल ना होती तो मैं ओसीआई को खत्म करके पीएनएल में ले जाता और पीएनएल से मैं रिटेन अर्निंग में ले जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इरिवोकेबल ऑप्शन है तो यहाँ पे जो ओसीआई है, ओसीआई का जितना भी बैलेंस होगा वो बस सारा का सारा बैलेंस जो है वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, वो पीएनएल के थ्रू रूट नहीं होगा। यहाँ पे ये बात करना। चलो जी आगे आगे, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, पेमेंट टॉपिक है, और ये इंशाल्लाह ये हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक होगा पेमेंट का। इसके बाद इनका जो हैजिंग रह जाएगा, हैजिंग हम जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है जी, तो इम्पेयरमेंट जो है हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है। इम्पेयरमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसको अब थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करते हैं ये इम्पेयरमेंट क्या होता है, उसके बाद इसको हम यहाँ से इसकी इसकी जो है वर्डिंग पढ़ेंगे ताकि आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इम्पेयरमेंट है क्या। ठीक है जी, तो देखिए जी इम्पेयरमेंट में क्या है, हम अगर बात करें तो आज क्या डेट है, हमारे पास 30 है। देखिए जी इम्पेयरमेंट, अब इम्पेयरमेंट में क्या है, एक आपके पास है नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, और ये आपके पास है फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपके नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसके ऊपर में IAS 36 दिया हुआ है, तो इसकी जो पेमेंट होती है वो IAS 36 पे होती है। लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट्स है इसकी पेमेंट जो है वो IFRS 9 में ही होती है जो हम पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल एसेट जो है उसकी पेमेंट जो है वो आपने कैसे करनी है, वो आपने थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स करनी है, थ्रू IFRS 9 करनी है, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब होता क्या है इसमें, इसको इसने इसने इस पेमेंट को जो है इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इन्होंने कहा जी एक इसमें जो है वो सिंपलीफाइड अप्रोच है और एक इसमें जो है जनरल अप्रोच है।
ठीक हो गया जी। सिंप्लीफाइड अप्रोच में जो है इसने जो चीज रखी है, उसने कहा जी इसमें आपके एक तो अकाउंट रिसीवेबल्स आपके हैं, जो आपके डेटर्स होते हैं वो इसके अंदर रखे हैं इसने। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जैसे IFRS 15 जो है कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, वो इसमें इसमें रखे हुए हैं। और इसी तरह से जो लीज है आपकी IFRS 16 जो है वो अपने इसने इसमें इस कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा बाकी चीजें इसमें डील नहीं होती, बाकी सारी आप जो है वो जनरल अप्रोच में डील करते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसने कहा कि जो सिंप्लीफाइड अप्रोच होगी वो क्या होगी, इसमें आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये 3 कैटेगरी लेंगे, आपके रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स जो आपके अभी रिसीवेबल्स नहीं बने हैं IFRS 15 के तहत, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जो है आपके वो, और जो आपकी लीज लाइबिलिटीज है, लीज एसेट्स हैं, लीज रिसीवर्स हैं, वो जो है वो सिंप्लीफाइड अप्रोच में आएंगे। ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है देखें आप क्या करें, आप देखें कि आपका एक रिसीवेबल है, उस एक रिसीवेबल में आपको 2 साल में मिलना है। अब क्या आप कहीं 2 साल बाद ये पैसे मुझे देगा, लेकिन ये 2 साल के बाद कितने पैसे देगा। आपने कहा जी ये हो सकता है इससे मैंने 100 रुपए लेने हैं, ये मुझे 100 रुपए नहीं देगा, ये मुझे 50 रुपए देगा। तो वो कहता है 50 रुपए का लॉस आप आज ही बुक कर लें। ये सिंप्लीफाइड अप्रोच है, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। कि आप जितने पूरी लाइफ में जितने पैसे नहीं आने ना, वो सारे सारे आज ही बुक कर लें। ठीक है जी। किसको बोलते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में वो कहता है यार सिंप्लीफाइड रखो, एक दफे हिसाब लगा लो कितने पैसे नहीं मिलने, वो सारे के सारे आज ही बुक कर लो। ठीक है जी। अब होता है क्या है यहाँ पे, अब मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि एक रिसीवेबल्स है उसमें से कितने पैसे मिलने हैं कितने नहीं मिलने हैं। तो वो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है आप ऐसा करो, यहाँ पे आप एक चीज करो, आप एक क्रेडिट मैट्रिक्स में, क्रेडिट मैट्रिक्स, आप एक क्रेडिट मैट्रिक्स बनाएं। आप क्या करें, आप देखें, आप आपके सिस्टम में एजिंग आती है डाटा रिसीवर्स की, तो आप एजिंग निकाल लें। आप एजिंग निकाल लें, उस एजिंग में वो कहता है आप क्या करें, आप देखें कि किस लेवल पे कितने परसेंट पैसे मिलने का चांस नहीं है। अब मुझे तो नहीं पता ना, एक बंदे ने 2 साल बाद पैसे देने, वो कितने देगा, 100 रुपए देगा। अगर 100 रुपए से ले रहे हैं मैंने 2 साल बाद, तो मुझे आज नहीं पता कि यार वो कितने पैसे देगा, वो 100 देगा 50 देगा, मैं कैसे बता दूं आपको कि जनाब उसने 25 रुपए देने 75 नहीं देने, तो मैं 75 का लॉस बुक कर लूँ। तो स्टैंडर्ड कहता है नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करो, आप निकालो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लेकिन आप कैसे निकालो, उसका क्रेडिट मैट्रिक्स बनाओ। आप क्या करें, आप एजिंग बनाए, आप कहें जी 1 to 30 डेज जो है आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। आप कहें जी मुझे 31 से लेके 60 डेज तक इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ये आपकी एजिंग आपके ये आपकी सिस्टम में आ रही होती है। तो आप 61 से लेके 90 डेज तक निकालें, फिर 91 से लेके आप 120 डेज का निकालें। तो इस तरह आप जो है एक कैटेगरी अपनी एजिंग एजिंग लिस्ट निकालें। उस एजिंग लिस्ट में जो है आपके आपके रिसीवेबल्स आ रहे होंगे। ठीक है जी। वो कहता है अब मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करे कि कितने परसेंट नहीं मिलना। तो मैं कहता हूँ यार जो ये जो पहला पहला चांस है इसका 0.5% चांसेस है कि पैसे नहीं मिलेंगे। इसके चांसेस कितने हैं, मैंने कहा इसके 1% चांसेस है, इसके 1.5% चांसेस है, इसके 2% चांसेस है। तो वो कहता है अब इसके हिसाब से इसकी 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 प्रोविजन निकाल लें और प्रोविजन आप बुक कर लें। अब ये जो रेशो आपने निकाली है, ये जो आपने चांसेस निकाले हैं, इसकी कोई ये इसका कोई कोई जो है वो बेंचमार्क नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड ने कि ये क्या बेंचमार्क होगा। मैं कहता हूँ मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का मैं कहता हूँ यार यहाँ पे मुझे पूरे मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएगा, यहाँ पे 5% नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2% नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी मैनेजमेंट का डिसीजन है ये कि मैनेजमेंट चाहे तो ये रेशो जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकता है कि जनाब अगर यहाँ मेरा डाटा जो है वो जो 120 डेज क्रॉस कर जाएगा, उसका मुझे 5% चांस है कि नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसका आप 5% से आप उसकी प्रीमियम बुक कर लेंगे। प्रीमियम कैसे बुक करेंगे, आप डेबिट करेंगे पीएनएल को, आप क्रेडिट कर लेंगे प्रीमियम फॉर डॉक्टर टेस्ट को। ठीक है जी। तो ये आप मैट्रिक्स बनाना है, ये आपका सिंपलीफाइड अप्रोच में जो है वो मैट्रिक्स बनेगा। तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से जो है आप जो है वो अपनी प्रोविजन बुक करेंगे। तो ये पेमेंट का तरीका है आपके रिसीवेबल्स को आपने कैसे प्रोविजन बुक करनी है। तो ये आपके सिंपलीफाइड अप्रोच है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, अभी पढ़ने वाले भी हम। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है जी। तो सिंपलीफाइड अप्रोच जो है वो चलती है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे चलती है, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे चलती है। और उसको हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता होता कि यार एक बंदे ने 2 साल बाद कितने पैसे देने हैं, तो मैं आज मैं नहीं बता सकता। तो स्टैंडर्ड कहता है नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करो, आप जो है वो एक जो है वो क्रेडिट मैट्रिक्स बनाए। वो क्रेडिट मैट्रिक्स का कोई बेंचमार्क नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड है, वो मैनेजमेंट ने खुद डिसीजन लेने कि उसको किस रेशियो से जो है वो बने। ये रेशियो कब आप चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कल आज मैंने रजिस्ट्रेशन ये लिए हैं, अगले साल मैं कहता हूँ यार जो 0.05% है इसको 0.1% कर लो, तो वो मैं कर सकता हूँ।
उस हिसाब से मैं अपनी प्रोविजन जो है वो एडजस्ट कर लूंगा। अगर मैं कहता हूँ यार 4 साल के बाद मैंने कहा जनाब कि ये जो रेशोज हैं ये गलत हो गई थी, इसको चेंज कर देते हैं, इसको मैं जीरो करता हूँ, इसको भी जीरो करता हूँ, इसको भी जीरो करता हूँ, यहाँ पे मैं 2% ले लेता हूँ, तो क्या होगा, जितना मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा मैं पीएनएल को क्रेडिट कर दूंगा, प्रोविजन को डेबिट कर दूंगा, अपनी एंट्री रिवर्स कर लूंगा। ठीक है जी। तो जब मुझे लगेगा लॉस हो रहा है तो आप लॉस बुक कर ले पीएनएल, जब लगेगा नहीं हमें पैसे मिल जाएंगे तो आप पीएनएल में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं जनरल अप्रोच की। जनरल अप्रोच क्या होती है? अब जरा सोच इसका गौर से सुनिएगा। ये इसमें ये स्टेजेस इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है जी। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3, ये स्टेजेस होती है इसकी। अब स्टेजेस क्या होती है देखिए, मेरा आज आज मेरा एक फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है जी। वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है देखो, वो जो आपका एसेट है उसकी रिकवरी रिकवरी कैसे होगी, क्या उसकी रिकवरी जो है उस पर रिस्क है। मैंने कहा है मेरा एसेट जो है वो फाइनेंशियल एसेट कितने का है, मेरा फाइनेंशियल एसेट जो है वो 100 रुपए का है। अब स्टैंडर्ड आपको कहता है कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं आपके, जो आपने 100 रुपए हम उसकी फेयर वैल्यू रखी हुई है, क्या इसके 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 वैल्यू के डिक्रीज होने के चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं? तो मैंने कहा यार इसका कोई चांस नहीं है, मुझे 100 रुपए का एसेट है, मुझे 100 रुपए रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। तो वो कहता है इसका मतलब है ये जो इसके डिक्रीज होने के चांसेस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो मैंने कहा ये इनसिग्निफिकेंट है, ये एसेट पूरा पैसे रिकवर कर जाएगा। तो मैं पहले स्टेज पे काम कर रहा हूँ, मैं पहले स्टेज पे हूँ। स्टेज नंबर 1 है कि अगर मुझे डाउट नहीं है कि यार जितने पैसे का ऐसे ऐसे शो कर रहा हूँ उतने पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो वो कहता है रिस्क क्या है, रिस्क जो है इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं यार थोड़ा रिस्क है, हो सकता है ये 100 रुपए ना मिले, ये 95 रुपए मिले, तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो गया, मैं कहने यार 100 रुपए का एसेट है, हो सकता है ये 100 रुपए ना मिले, 95 रुपए मिले, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप इसको दो सेकंड स्टेज भी आ गए हो, अब इसको सेकंड स्टेज भी उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ यार क्रेडिट इम्पेयर्ड है। मैं कहता है यार भाई साहब 100 रुपए है ना, 25 रुपए नहीं मिल रहे, भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्योर हो गया 25 रुपए में नहीं, तो इसको बोलते हैं स्टेज कहते हैं आप स्टेज 3 पे है, ये क्रेडिट इम्पेयर्ड है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। आज क्या डेट है? आज डेट है 30 जून, 30/6/2022 है आज। ठीक हो गया जी। मेरे पास मेरी बैलेंस शीट मैंने बनाई है, आज 30 जून है, मेरी मैं 6 मंथ की क्लोजिंग कर रहा हूँ, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई, तो मेरे पास एक फाइनेंशियल एसेट है, उस फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू जो है वो 1000 रुपये है, उसके बुक में मेरी कितनी 1000 रुपये है। लेकिन मैंने कहा यार ये जो 1000 रुपये है, मुझे 1000 रुपये के 1000 रुपये ही रिकवर हो जाएंगे, तो मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं स्टैंड कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं आज को परचेज करके लाया हूँ, मैं स्टैंड चेंज करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको बाई किया आज, आज की डेट में मैंने बाई करके लाया। जब आज की डेट में फाइनेंशियल एसेट बाई करके लाया, तो मैंने कहा कि आज मैं 1000 रुपये दे के मैं चीज लेके आया, अब मैंने इसको अपनी बुक्स में बुक करना है, तो मैं कितने का बुक करूंगा, इनिशियल कॉस्ट है, फेयर वैल्यू में बुक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री क्या पास करूंगा। मैं आपको अभी स्टेज 1 दिखा रहा हूँ कि स्टेज 1 में क्या होगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर लूंगा, टू कैश क्रेडिट कर दूंगा 1000 रुपये से। ठीक है जी। तो ये एंट्री मैंने पास कर ली जब मैं स्टेज 1 में था। आज आज मैं एसेट लेके आया, मैंने एंट्री पास कर ली। अब चूंकि मैं स्टेज 1 पे हूँ, और स्टेज 1 पे मेरे पास रिस्क कोई नहीं है, मुझे पता है यार ऐसे 1000 रुपये का, इसने 1000 के मुझे मुझे वापस मिल जाने हैं। ठीक है। तो क्या होगा, आप दूसरी एंट्री को पास नहीं करेंगे आज की डेट में। अब सपोज करें मैं स्टेज 2 में हूँ, आज की डेट में 30 जून की बात कर रहा हूँ मैं, 30 जून को मैं एसेट लेके आया, मैंने ये एंट्री पास कर ली, ये एंट्री तो पास होगी, मैंने कैश दिया।
लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि भाई साहब आपको रिस्क है। मैंने कहा जी मुझे रिस्क है कि ये पैसे जो है 1000 रुपये जो है नहीं मुझे मिलेंगे, मुझे 10 रुपये कम मिलेंगे, मुझे 990 रुपये मिलेंगे, तो 10 रुपये से मेरी वैल्यू कम हो गई है। तो वो कहता है जब आपको जो है वो रिस्क सिग्निफिकेंट हो गया कि आपको पता लग गया कि यार 10 रुपये नहीं मिलने वाले, तो आप क्या करें, अब 10 रुपए की प्रोविजन आज ही 30 जून को मैं आप क्या करें, एक और एंट्री करें और आप कहें कि मैंने ये एसेट, मैं स्टेज 1 पे नहीं हूं, मैं स्टेज 2 से एंट्री शुरू करूंगा। बात समझ आ रही है आपको कि अगर मैं स्टेज 1 में था, मैंने कहा था 1000 रुपए मैं आज एसिड लेके आया, मैंने पहली एंट्री पास की, पहली एंट्री मैंने ये पास करनी है कोई भी स्टेज हो, क्योंकि मैंने कैश दिया, मेरे पास एसिड आया, मैंने एंट्री पास कर ली। अब अगर मैं पहली स्टेज में हूँ तो मुझे अब कोई एंट्री पास नहीं करनी है, आज की डेट में मैं आगे चला जाऊंगा, सब्सिक्वेंट देखूंगा 31 दिसंबर में आएगी, 30 दिसंबर में देखूंगा कि एंट्री करनी है, मैं इसकी फेवर ही करूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यार आज मैं लेके आया, मैंने पहली एंट्री पास कर दी, लेकिन मैंने कहा यार मुझे चांस लग रहा है कि मुझे अभी अब मैं इसको सेल करने गया तो मुझे 10 रुपए नहीं मिलेंगे, तो वो कहता है क्या करो, आप पहली स्टेज पे नहीं हो, आज आज पहले दिन ही आप दूसरी स्टेज पे हो, और आप साथ एक एंट्री और पास करो। आप क्या एंट्री पास करो, आप पीएनएल को डेबिट करो 10 रुपए से, और प्रोविजन को क्रेडिट कर लो 10 रुपए से। आप एक लाइबिलिटी जनरेट कर लो इसकी आज ही, 30 जून को ही एंट्री पास कर लो, क्योंकि आप पहले स्टेज पे गए नहीं है, आपका काम ही दूसरी स्टेज से शुरू हुआ है, तो अब आपको आज ही एंट्री पास करनी पड़ेगी, आज ही आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, तो आप एक प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या है पहली और दूसरी स्टेज में। ये पहली स्टेज या दूसरी स्टेज इस तरह नहीं है कि आज पहली स्टेज स्टार्ट होगी तो महीने बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट होगी, नहीं, पहली दूसरी स्टेज आज के दिन से स्टार्ट हो सकती है, डिपेंड ऑन द रिस्क ऑफ, रिस्क जो है वो कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी, बात समझ आइए आपको। तो आज ही आप क्या करेंगे, आपको हमने देखा यार रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट है, 10 रुपए मिलने, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है आज के दिन एक दूसरी एंट्री पास कर लो जिसमें आप पीएनएल को डेबिट करके प्रीमियर ऑफ जो है वो लाइबिलिटी जो है वो आप क्रेडिट कर लो 10 रुपए से। तो ये हो गया आपकी सेकंड स्टेज की एंट्रीज। तो आपको आज ही डिसाइड करना है कि आज मैं एसिड लेके आया हूँ, तो आज एसिड में मेरा मेरा पहली स्टेज पे है कि मेरा एसिड जो है वो दूसरी स्टेज पे है। अगर पहली स्टेज पे है तो पहली एंट्री पास हो जाएगी कैश की, दूसरी लॉस की एंट्री बुक नहीं होगी। लेकिन आज आपने डिसाइड किया नहीं यार मैं तो दूसरी स्टेज पे हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी एंट्री क्या करेंगे, आप लॉस की एंट्री भी साथ ही पास कर देंगे। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं तो मेरा ऐसे तो क्रेडिट इम्पेयर्ड है, आज ही, आज ही क्रेडिट इम्पेयर्ड है, तीसरी स्टेज है। मैं कहता हूँ अगर आज ही मेरा ऐसे मुझे पता लगा मैं ऐसे जो लेके आया हूँ, जो 1000 रुपये खर्च किया है, अभी मुझे इसके 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 500 नहीं मिलने वाले, आज ही 30 जून को आज ही डिसाइड हुआ, तो स्टैंडर्ड कहता है आप स्टेज 3 में एंट्री पास करें। आप जो है स्टेज 3 में है, क्योंकि आपका जो एसेट जो है वो क्रेडिट इम्पेयर्ड, आपको पता है कि आपको इसमें से 500 रुपये नहीं मिलने, तो अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कहता है कि आप क्या करेंगे, पहली एंट्री तो आप यही पास करेंगे, ठीक है ना जी, आप स्टेज 3 की एंट्री पास करेंगे आज 30 जून को। मैं 30 जून को जब मैं एसिड परचेज करके लाया हूँ, अभी भी लेके आया हूँ घर, मैं 1000 रुपये पे करके आया एसिड लेके आया हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार इसमें तो भाई अब 1000 रुपये का दे तो आया लेकिन मिलने 500 है, तो स्टैंडर्ड कहता है आज आज से आप स्टेज 3 की एंट्री पास करें। तो वो कैसे पास करेंगे, तो पहले मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल एसेट में डेबिट करूंगा, टू कैश मैं दे के आया हूँ 1000 रुपया, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब मुझे पता है कि पीएनएल में से क्या होगा, पीएनएल टू प्रोविजन डालूंगा, 500 का पेमेंट डालूंगा, मुझे पैसे नहीं मिलने आज ही, 30 जून को सारा काम हो रहा है। अब क्योंकि मैंने कहा यार तो मैं तो स्टेज 3 में बैठा हूँ, अगर मैं स्टेज 2 में होता तो मैं यहाँ पे रुक जाता, प्रोविजन डाल के मैं आराम से बैठ के आगे चला जाता, 31 दिसंबर की एंट्री करता। लेकिन क्योंकि मैंने कहा मैं स्टेज 3 में बैठा हूँ, आज ही से स्टेज 3 स्टार्ट हो चुकी मेरी, तो वो क्या कहता है कि ये सेंट्री को रिवर्स कर दो, प्रोविजन को डेबिट कर दो, टू फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर दो 500 से। अब फिर ये नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है आप तीसरी स्टेज में क्या है, तीसरी स्टेज में प्रवीण का कोई लिंक नहीं है, आप सीधा एसेट को कम करोगे। तो ये तीनों एंट्री जो है मैं आज ही के डेट में पास कर लूंगा जब मैं एसेट लेके आया हूँ। तो ये फर्क है आपका तीनों स्टेजेस में, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि तीनों स्टेजेस में हमने कैसे काम करना है। पहली स्टेज में आपने कोई लॉस नहीं बुक करना, दूसरी स्टेज में आपको प्रोविजन डालनी है, और तीसरी स्टेज में आपको प्रोविजन नहीं जाननी है, हम सीधे एसेट्स की वैल्यू कम कर देनी है, उसको बोलते हैं क्रेडिट इम्पेयर्ड।
और स्टेज कब स्टार्ट होगी, जब आप ये डिसीजन लेंगे ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, इस पे कोई टाइम पीरियड नहीं लगेगा कि जी पहले मैं पहले स्टेज से स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं 2 महीने बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट करूंगा, तो फिर मैं 6 महीने बाद तीसरी स्टेज। इस तरह नहीं होगा। आपने पहली स्टेज, आपने कहा आज पहली स्टेज है, कल आप कह सकते हो तीसरी स्टेज है, डिपेंड। कंफर्म हो गया कि तेरे पैसे नहीं मिलने तो तीसरी स्टेज चलेगा, आप क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया तो पहले से आप तीसरे पे जंप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले के बाद दूसरे पे जाना फिर तीसरे पे जाना, नहीं। जैसे आपको पता चला यार मेरा एसेट जो है वो तो क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया, तो आप स्टेज 3 हो जाएंगे, आप स्टेज 3 की एंट्री करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही? तो ये आपकी 3 स्टेजेस हैं, ये इस तरह काम करती हैं। अब ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अब इसको जरा हम यहाँ से जो है अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। क्या कह रहा है जी ये? कहता है जी, कहता है इम्पेयरमेंट मोस्ट नॉन करंट एसेट्स इज कवर्ड अंडर IAS 36। तो हमने बात कर ली कि आपके नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो है सारे IAS 36 में कवर्ड होते हैं। IAS 36 ऑपरेट्स एन incurred losses model, which this means that impairment is recognized only when an event has occurred which has caused a fall in the recoverable amount of the recover। तो वहाँ पे जो है हम IAS 20 स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किया हमने कि वहाँ पे कंडीशंस होंगी, इवेंट्स होंगे, वो इंकर्ड होंगे तो इम्पेयरमेंट आएगी। इस तरह मैं लैपटॉप लेके आया, अब लैपटॉप क्या हुआ, नीचे गिर गया, नीचे गिरेगा तो तभी ये एक इवेंट है, तो हम कहेंगे यार इसको इम्पेयरमेंट करो इसकी। अब ये ऐसी इसकी वैल्यू डेफिनेटली गिरेगी क्योंकि नीचे गिर के टूट गया, इसकी वो वैल्यू नहीं रही जो उसकी ओरिजिनल जब लगती, जब ये नई नई कंडीशन में था। तो ये कंडीशंस आएंगी, ये इवेंट्स होंगे तो हम इम्पेयरमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इज दैट विद by IFRS 9 IFRS to contain an expected loss model। तो यहाँ पे क्या आता है, expected loss model, ECL जिसको बोलते हैं, expected credit loss। तो इस पे जो है आपका बेस करेगा ये जो है इम्पेयरमेंट आपके फाइनेंशियल एसेट्स की। कहता है एक्सपेंसिव लॉसेस मॉडल अप्लाइज टू ऑल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, लोन, रिसीवेबल्स, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड एट amortized कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इट वाज अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स IFRS 15। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है उस पर भी ये अप्लाई होगा। The aim is to of the expected loss model is that the financial statement should reflect the deteriorations or improvement in the credit quality of the financial instrument held by the entity। तो आपने देखना है कि कितना हद तक बन सकता है, ये कितने डेटोरेशन कितनी हो सकती है, या कितनी उसकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। इंप्रूवमेंट होगी तो एंटी रिवर्स हो जाएंगे ना। This is used by recognizing amounts for the expected credit losses associated with the financial assets। तो आपने देखना है कि आप कितना लॉस हो सकता है, उतने की आप प्रीमियम बुक कर लेंगे। अब आप अपने स्टेज के हिसाब से देखना कि आप किस स्टेज में बैठे हुए हैं। अब सेकंड स्टेज में बैठे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रीमियम बुक करेंगे। अब तीसरी स्टेज में बैठे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने एसेट ही को कम कर लेंगे। The rule look complex because they have been drafted to provide guidance to banks and similar financial institutions on the recognition of credit losses on the loans made। However, there is a simplified regime that applies to other financial assets as specified by the standards such as trade receivables and lease receivables। तो वही बात की कि सिंपलीफाइड अप्रोच जो है वो सिर्फ कहाँ पे लगेगी, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल पे लगेगी या लीज रिसीवेबल पे लगेगी या आपके कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पे लग जाएगी। तो ये 3 जगह पे जाए जहाँ पे सिंपलीफाइड अप्रोच लगेगी, जिसको हमने कहा था कि हम लाइफ टाइम पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेंगे कि टोटल जितना भी लॉस होना है आज ही बुक कर लो। इसके अलावा बाकी सारे पर क्या होगा, बाकी सारों पर जनरल अप्रोच लगेगी जिसकी 3 स्टेजेस हैं। की रेफरेंसेस यहाँ पे दी जनाब आपकी, कहता है की रेफरेंसेस क्या है, क्रेडिट लॉसेस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस दैट आर ड्यू to any entity in accordance with the contract and all cash flows that the entity expect to receive, i.e. cash shortfalls discounted on the original effective interest rate। तो मैंने 100 रुपए लेने हैं, मुझे पता है 100 रुपए लेने हैं, हो सकता है 100 रुपए ना मिले, मुझे 90 रुपए मिले, तो ये 10 रुपए की आई मेरा क्रेडिट लॉस है। ठीक है जी, तो जितना शॉर्टफॉल है वही आपका क्रेडिट लॉस है। मैंने 100 रुपए लेने हैं, मुझे पता है इसने 10 रुपए देने, 90 देने नहीं है, तो 90 क्या है, क्रेडिट लॉस है।
लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है? द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिफॉल्ट इवेंट over the expected life of the instrument। तो पूरी लाइफ में जितने पैसे नहीं मिलने, ठीक है ना, तो जितने पैसे पूरे लाइफ में जितनी जितनी रिकवरी नहीं होनी, वो आपकी जो है वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। मेरे पास मैं डिबेंचर लिया, डिबेंचर लेके आया मेरी कंपनी के, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, मैं 1 महीने का डिबेंचर लेके आ गया और मुझे पता लगा यार ये कंपनी जो है तो ये इसका तो बाद में पता लगा कंपनी डिफॉल्टर हो गई है, इसमें तो मुझे 10 रुपए नहीं देने। तो 10 साल के बाद इसने मुझे 10 रुपए भी नहीं देने, तो क्या है कि मैं क्या करूंगा, सारा का सारा लॉस आज ही बुक कर दूंगा जो मुझे 10 साल के बाद होना है। तो पूरी लाइफ में मुझे क्या होना है, पूरी लाइफ में 10 रुपए मिलने हैं 10 साल के बाद जाके। तो स्टैंडर्ड कहता है यार तू इतना वेट क्यों करता है, आज ही जो है लॉस बुक कर ले। 12 month expected credit loss क्या होते हैं? द पोर्शन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस दैट आर रिप्रेजेंटेड are expected credit losses that results by default even on the financial instruments are possibly for 12 months। तो next 12 मंथ के अंदर मैं देखूंगा यार मेरे 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 मैंने डिबेंचर लिए हैं, तो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर जो है मुझे इसकी वैल्यू कम तो नहीं होने वाली। तो वो जो 12 महीने की वैल्यू कम होने वाली है वो क्या है, वो आपका 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। तो ये काम मैं कब करूंगा, मैं जब से स्टेज 1 में हूँ या जब मैं स्टेज 2 में हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको 12 महीने के अगले 12 महीने पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है रिस्क जो है वो इनसिग्निफिकेंट है या वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है। तो मैं पहली स्टेज दूसरी स्टेज में बैठा हूँ, तो मैं 12 महीने के हिसाब से चलूंगा, लाइफ टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब मैं स्टेज 3 में चला जाऊंगा तो फिर मुझे लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा कितने पैसे नहीं मिलने। ठीक है जी, सिंपलीफाइड अप्रोच की बात कर रहे थे हम, तो अपने सिंपलीफाइड अप्रोच कहाँ का लगेगी, वो 3 जगह लगेगी, हमने हाईलाइट की हुई है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, रिसीवेबल्स और लीज रिसीवेबल्स पे क्या लगेगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिंपलीफाइड अप्रोच लगेगी। ये अप्रोच क्या कहती है, कहता है दिस अप्लाइज द ट्रेड रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स एंड लीज एसेट्स। द अप्रोच इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस फॉर द रेलेवेंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स that do not contain a significant financing component must be used। तो उसके लिए आपने क्या है, सिंप्लीफाइड अप्रोच जो है उसके लिए अप्लाई करनी है। द ट्रेड रिसीवेबल्स कॉन्ट्रैक्ट से दैट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है, इसको इंटरेस्ट एलिमेंट को, इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो जिससे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता उनपे, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, उस पर आपने डेफिनेटली जो है वो सिंप्लीफाइड लगानी है। लेकिन अगर आपने ऐसे आपके जो रिसीवेबल्स हैं जिसपे आपने इंटरेस्ट एलिमेंट रखा हुआ है, तो उस पर आपने क्या करना है, मे बी यूज इफ चूजन टू एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी सिंप्लीफाइड कंसिस्टेंट। तो वो कहते हैं यहाँ पे आपको जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस पॉलिसी के हिसाब से जो है फिर आप उस पर सिंप्लीफाइड अप्रोच ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप पॉलिसी बना लेंगे और आप सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाएंगे। प्लीज रिसीवर कहता है मे बी यूज इफ चूजन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो यहाँ पे भी जो है वो आप अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेंगे और आप इस पे जो है वो यही अप्रोच लगाएंगे। एलसीसी देता कहते हैं एस्क लिमिटेड हैज टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 30 मिलियन। 30 मिलियन के इसके टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है। द ट्रेड रिसीवेबल्स डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। द लॉस अलाउंस रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑफ 50,000, उन्होंने कहा 5 लाख का जो है आप लॉस बुक कर चुके हैं। ठीक है जी, ये आपने पहले बुक कर लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में आपने 5 लाख का लॉस बुक कर चुके हैं आप, और आपके सिबिल कितने हैं, 3 लाख के। एक्स लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड टू फॉलोइंग प्रोविजंस मैट्रिक्स, उसने मैट्रिक्स बनाया, उसने क्या किया, उसने कहा देखे जी कि मेरे जो करंट है एजिंग जो उसने ली है उसने ये डेज के हिसाब से ली हुई है। उसने कहा डिफॉल्ट क्या हो सकता है कि मुझे इतने परसेंटेज डिफॉल्ट हो सकता है जो मेरे रिसीवेबल जो है इस इन डेटों में फॉल्ट करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कितने रिसीवेबल्स हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि मेरे पास रिसीवेबल्स कितने हैं, यहाँ पे उन्हें सपोज किया कि मेरे ये उसने सपोज करके लिया कि मेरे इतने रिसीवेबल्स जो हैं इस डेट पे फॉल्ट कर रहे हैं, उस पर ये रेट लगेगा तो ये टोटल प्रोविजन बन जाएगी आपकी। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ, 5 लाख मैंने पहले साल में कहीं बुक की हुई है, तो बैलेंस जो 80,000 है वो मैं इस साल बुक कर लूंगा, पीएनओ को डेबिट करके प्रोविजन को क्रेडिट कर दूंगा। तो ये था आपका सिंप्लीफाइड अप्रोच।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने मैट्रिक्स बनाना है, ये आपका मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि उसको ये रेशियो कैसे सवाल करनी है। इट डिपेंड टोटली ऑन द मैनेजमेंट, देयर इज नो बेंचमार्क इन द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड में कोई बेंचमार्क नहीं है इसका कि आपने कैसे बनाना है। ये टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि अगर मेरे रिसीवेबल इतने इतनी डेट में फॉल कर जाएंगे तो मुझे कितने परसेंट चांसेस है कि पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। और ये परसेंटेज आप चेंज भी कर सकते हो, बाद में आप चेंज कर दो, जब चेंज करोगे रिवर्स हो जाएगा तो आप पीएनएल अपनी एंट्री को रिवर्स कर लोगे और वी डेबिट करके आप पीएनएल को क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, ये थी आपकी सिंप्लीफाइड अप्रोच। अब हम बात करते हैं आपकी जनरल अप्रोच की, जिसकी हमने बात की थी कि इसके 3 स्टेजेस होती है। ये 3 स्टेज में काम करता है जनरल अप्रोच। ठीक है जी, तो हम इसके 3 स्टेजेस जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। कहता है दिस अप्रोच, this approach must be applied to financial assets measured at amortized cost और financial assets measured at fair value through P&L। तो पहले हमने क्या बात की कि आपके फाइनेंशियल का फेयर वैल्यू थ्रू P&L आएंगे, तब तो ये अप्रोच लगेगी नहीं। ठीक है ना जी, तो अप्रोच तभी लगेगी जब amortized cost पे लेंगे या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे लेंगे। This approach also applies to lease receivables and contract assets under the entity adopt simplified approach description above। तो वहां मैंने उसने आपको ऑप्शन दी थी कि अगर इंटरेस्ट एलिमेंट है तो आप पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बना के भी अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी पेमेंट लॉसेस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज द P&L। तो वो कहता है अगर फेयर वैल्यू तो P&L पे है तो वो तो डेफिनेटली P&L में जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस अप्रोच से खेलना है जिस अप्रोच जो आपकी फेयर वैल्यू थ्रू अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तभी आप जो है ये 3 चीजें करेंगे। The above the requirement of the recognized lifetime expected credit losses for all financial instruments for which they have been significant increase a credit risk is initial recognition, whether assessed on the individual or collective basis, considering all reasonable and supportable information। अच्छा जी, यहाँ पर उसने क्या कहा आपको, उसने कहा देखिए जी कि आपने जो है वो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज आपने लेने हैं। ठीक है जी, डिफेंड क्या करता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। तो जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होगा तभी जो है आप लाइफ टाइम लेंगे। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये तीसरी स्टेज में जाके आप लाइफ टाइम लेंगे, तो वहां पे आप वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो चुका होगा। दूसरी स्टेज में भी आप कह सकते हैं, दूसरी स्टेज में भी जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरी स्टेज में भी जो है आप लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो बात कर रहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क आपने देखना है। जब आपको पता चल जाएगा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो रहा है, तो आपने कौन सी अप्रोच लेनी है, आपने लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेना है, आपने 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नहीं लेना। तो पहले स्टेज जो है कि वो तो हमने बात पहले की है, पहले स्टेज में तो इनसिग्निफिकेंट होता है, तो वहां पे तो आपका 12 मंथ ही अप्रोच लगेगी। लेकिन दूसरी अप्रोच हमने कहा था कि दूसरी दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में जो है, तीसरी स्टेज तो खैर क्रेडिट रिपेयर्ड ही है, दूसरी स्टेज में हमने बात की थी कि दूसरी स्टेज कब होगी, जब आपका जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा रिस्क, तो वहां पे आप लाइफ टाइम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर दोज फाइनेंशियल एसेट्स to which general approach applies, a loss allowance measured as 12 month expected credit losses recognize an initial recognition। तो इनिशियली आप क्या करेंगे, जब आपने कहा कि आप जनरल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इनिशियली जो है वो आप उसको 12 मंथ का ही लेके चलेंगे, क्योंकि इनिशियली आपके पास इतना आइडिया नहीं होता कि ये जो है ये एसेस कैसे बिहेव करेगा। तो इनिशियल जो है, इनिशियली आप कहेंगे अब इसको अगले 12 महीने का आइडिया लेता हूँ। तो जब 12 महीने गुजर जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि आपने इसको 12 महीने पे लेके जाना है या आपने इसको लाइफ टाइम पे लेके जाना है। लाइफ टाइम पे कब लेके जाएंगे, जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा तभी लेके जाएंगे, नहीं तो उसको 12 महीने पे लेके जाएंगे आपके पास। The expected losses associated with the financial assets is then reviewed at each subsequent reporting date। तो आप क्या करेंगे, हर 12 महीने के बाद जो है उसको आप उसको जो है वो रिस्क दोबारा उसको एस्टिमेट करेंगे। The amount of expected credit losses recognized as a loss allowance depends on the extent of credit deterioration since initial recognition। तो उसके हिसाब से जो है उसकी आप देखेंगे यार अभी 10% था चांस था, 10% हिसाब से बुक किया, फिर हमने कहा यार ये 12% चांस है, तो आप उसको 2% और बढ़ा लेंगे अपने प्रोविजन को। If there is no significant increase in the credit, अगर इंक्रीज नहीं है, the loss allowance that the assets is measured at 12 month expected credit losses
at that date, तो आप क्या करेंगे, आपको इंक्रीज नहीं हो रहा तो आप उसको 12 महीने पे रखें. If there is a significant increase in the credit risk loss allowance, that assets is remeasured at lifetime expected credit losses at that date. This does not mean that the financial assets is impaired. The entity still hopes to collect, but possibility of loss has increased. वो कहता है अभी भी आपने जो है वो एसेट्स को कम नहीं करना, आपने सिर्फ क्या है अपने प्रोविजन लेनी है, प्रोविजन पीएनएल डेबिट प्रोविजन क्रेडिट. तो आप अभी सेकंड स्टेज पे ही है. आपने थर्ड स्टेज पे जाके क्या करना है, प्रोविजन का काम खत्म हो जाएगा, फिर आप सीधा एसेट्स को जो है वो क्रेडिट करेंगे और पीएनएल को डेबिट करेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड स्टेज पे भी जो है आप, अगर आपका रिस्क सिग्निफिकेंट है तो आप लाइफ टाइम में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है वो अडॉप्ट करेंगे, और थर्ड स्टेज में भी आप लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेंगे. लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेज में फर्क क्या है कि सेकंड स्टेज में जो है आपने प्रोविजन बनानी है, हमने पीएनएल डेबिट करके प्रोविजन को क्रेडिट करना है. लेकिन थर्ड स्टेज में क्या है, वहां पे क्रेडिट इम्पेयर्ड हो जाता है, वहां पे आपने लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लेना है और सीधा आपने जो है पीएनएल को डेबिट करके और एसेट्स को क्रेडिट कर देना है. इफ देयर इज अ क्रेडिट इम्पेयर्ड, ठीक है, ये थर्ड स्टेज आ गई इसकी. तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 की बात कर रहा है आपसे. कहता है इफ देयर इज अ क्रेडिट इम्पेयर्ड, तो तीसरी चीज जो होगी वो आपकी क्रेडिट इम्पेयर्ड हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा पैसे नहीं मिलने अब तो. द फाइनेंशियल इज रिटर्न डाउन, देख रहे हो फाइनेंशियल एसेट्स को रिटर्न डाउन कर दे रहा है to the initial estimated recovery amount. The entity expects that not all contracted cash flows will be collected and the asset is impaired. ठीक हो गया जी. तीसरी स्टेज में क्या होगा, तीसरी स्टेज में आप जाके आप प्रोविजन डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्रोविजन को रिवर्स करके आप एसेट्स पे एसेट्स की वैल्यू कम कर देंगे. क्रेडिट रिपेयरमेंट, द थर्ड बुलेट अबव will deal with the separate section in the below. वो कहते हैं बाद में डिस्कस करेंगे इसको. the the two bullets simply differ in terms how the expected loss is measured. There is no difference between necessary double entry in each case. ठीक हो गया जी. तो पहले केस में उसने कहा कि आप देखें इसमें क्या है, इसमें आपने कहा का इसमें 12 मंथ वाला लिया है और इसमें आपने क्या कहा, इसमें आपने लाइफ टाइम वाला लिया, बस यही फर्क है इसमें. आपने इसमें पहले वाले में क्या है, 12 महीने हमने देखे, 12 महीने कितना लॉस होगा, आपने लॉस बुक किया और प्रीमियम लॉस डेबिट और पीएनएल डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट. दूसरे हमने क्या किया, आपने लाइफ टाइम तक ले लिया, क्योंकि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया, आपने लाइफ टाइम तक ले लिया और एंट्री वही पास कर लिया हमने पीएनएल डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट. तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे एंट्रीज का ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आपकी जजमेंट का फर्क है कि आप एक 12 महीने का लॉस ले रहे हो और एक आपने लाइफ टाइम ले रहे हैं. लॉस अलाउंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कैरिड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अगर आप एसेट्स को लेके जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, अभी आप फेयर वैल्यू की बात कर रहे थे. कहता है जी मूवमेंट ऑन द लॉसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, तो वो कहता है लॉसेस का मूवमेंट जो पीएनएल में जाएगा. द लॉस अलाउंस प्रोविजन बैलेंस इज नेटेड अगेंस्ट द फाइनेंशियल एसेट्स टू व्हिच इट इज लेस ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. वो कहता है कि ये लॉसेस होंगे, आप उसको उसके फेस पे आप बुक कर दें. लेकिन नोट क्या है यहाँ पे, दिस जस्ट as a presentation only announces does not reduce the carrying amount of the. वो कहता है आपने इसकी एंट्री पास करके अपनी बुक्स के अंदर इसको वैल्यू कम नहीं करनी, क्योंकि बुक्स ये प्रोविजन नहीं रहेगी, लेकिन इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो सेटिंग ऑफ अलाउ है. तो सेटिंग ऑफ कैसे होती है, आप फ्रंट बैलेंस की फ्रंट पे जो है इनको आप सेट ऑफ कर सकते हैं. लेकिन क्या वो कह रहा है कि इसको आपने अपने एंट्री पास करके इसको जो है वो प्रोविजन को खत्म नहीं कर देना. वो हम कब खत्म करते हैं, वो हम तीसरी स्टेज में करते हैं जब वो क्रेडिट रिपेयर्ड होता है, तब वहां पे पेड़ की जरूरत पड़ती है, प्रीमियम जीरो हो जाती है और एसेट वैल्यू कम हो जाती है, कैरिंग वैल्यू कम कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप जो है आप उसको सेटिंग ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे उसको, लेकिन उसको उसकी एंट्री पास करके उसकी वैल्यू को रिड्यूस नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देता है जी, आप जनवरी है, जनवरी फर्स्ट में क्या हुआ, एक्स लिमिटेड परचेजेस बाउंड, उसने 1 महीने के अमाउंट परचेज किए, द बाउंड पेज इंटरेस्ट 5% एंड रिडीम्ड आफ्टर 5 years, 5 साल के बाउंड है ये. वो कहता है 12 मंथ लॉस कितना है आपका, 25,000 आपका लॉस है. अब क्या होगा, 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर इंटरेस्ट कलेक्ट ऑन द ड्यू डेट पे कलेक्ट हो गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज, अभी इंक्रीज नहीं हुआ है. 12 मिनट एक्सपेंस लो अब 30,000 हो गया. अब देखिए जी, आज इनिशियल स्टेज पे बैठे हुए हैं. इनिशियली क्या हुआ, आपने एक एसेट परचेस किया, आप एसेट परचेस करके लाए,
ठीक है जी, और आपने हमने कैश पे किया, और उसने क्या किया कि अगर 12 महीने चांसेस क्या है, तो 12 महीने चांसेस क्या है कि मुझे 25,000 अगर ये एक महीने के अंदर इसको खत्म करता हूँ तो मुझे 25,000 नहीं मिलेगा। और जब जो साल खत्म हुआ तो मुझे जो इंटरेस्ट था वो मुझे मुझे जो है था वो ड्यू डेट आई, इंटरेस्ट तो मुझे मिल गया। लेकिन क्या किया मैंने, चांसेस क्या हुआ, चांसेस अभी भी जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। मैंने कहा यार पहुंचता, मैंने आज देखा ये 5 साल का है, थोड़ा सा देखे 5 साल के बाद मुझे ये पैसे मिलने हैं। ठीक है, और मैं आज जब ये जो है मैंने डिसाइड किया, मैंने 1 जनवरी को डिसाइड किया कि 5 साल के बाद मुझे 25,000 नहीं मिलेगा। आज नहीं, आज मेरा लॉस नहीं हुआ, 25 एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है ये मुझे 25 साल एट द एंड ऑफ द लाइफ 5 ईयर्स मुझे 25,000 नहीं मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, जब 31 दिसंबर आया तो मैंने कहा यार जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 25,000 की, वो 25,000 नहीं, वो बिल्कुल 30,000 हो गई। हो सकता है मुझे 30,000 ना मिले। शो द डबल एंट्रीज इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन 31 दिसंबर इन द अकाउंट्स ऑफ द अलाउंस। वो कहता है आप इसकी एंट्री पास कर दें, इनिशियली आप एंट्री क्या पास करेंगे और इसकी आप सब्सिक्वेंट एंट्री क्या पास करेंगे। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था देखे आज हम देखेंगे हम कौन सी स्टेज में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है, मैंने यहाँ पे स्टेज डिसाइड करनी है अपनी। मैं स्टेज 1 पे हूँ, मैं स्टेज 2 पे हूँ, अभी स्टेज 3 तो आएगी नहीं। अगर मैं स्टेज 1 पे हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये एक एंट्री पास करनी है, मुझे लॉस की एंट्री आज नहीं पास करनी है। ठीक है, अभी हमने पीछे रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हमने डिस्कस किया था कि अगर आप स्टेज 1 पे हैं तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, आपको दूसरी कोई एंट्री पास नहीं करनी, और आपने 31 दिसंबर पे एंट्री जाके पास करनी है। लेकिन अगर मैं आज कहता हूँ कि मैं स्टेज 2 पे हूँ, तो फिर मुझे एक एंट्री ये भी पास करनी है और एक एंट्री ये भी पास करनी है, मुझे 2 एंट्रियां पास करनी है। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा कि आपकी स्टेज जो है वो डिसाइड करेगी कि आपने कितनी एंट्रियां आज पास करनी है 1 जनवरी 2001 पे। तो मैं अगर स्टेज 1 पे हूँ तो मैंने एक एंट्री पास करनी है, जब मैंने जो पेमेंट की है उसकी एंट्री पास करूंगा। लेकिन अगर मैं स्टेज 2 पे हूँ तो मैं लॉस की एंट्री भी पास करूंगा, मैं पे एंड डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट 25,000 से भी करूंगा। ये स्टेज 2 पे है। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि अभी भी आपका जो रिस्क है वो नो रिस्क पे आप है। तो इसका मतलब क्या, मैं स्टेज 1 पे हूँ, और जब मैं स्टेज 1 पे हूँ तो आज मैं ये वाली एंट्री पास नहीं करूंगा। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर मैं स्टेज 2 पे हूँ तो फिर मैं एंट्री पास करूंगा, राइट। अब देखें ये क्या जाता है। अब उसने क्या किया, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को उसने क्या किया, उसने कहा जनाब ठीक है बिग द परचेज हुआ। उसके उसने क्या किया, जो कंग्रेचुलेशन अलाउंसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एट अ कॉस्ट, उसने कहा जो आपका लॉस हुआ है आपने इसकी प्रोविजन डाली है। तो ये आप कौन सी स्टेज पे आपको लेके गया है, को स्टेज 2 पे लेके गया। ठीक है जी, तो उसने ये एंट्री पास की है। अगर मैं पहले स्टेज पे होता मैं एंट्री पास ही करता। उसके बाद क्या हुआ, साल खत्म हुआ, 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट को क्या करेगा, इनकम को क्रेडिट करेगा और फाइनेंशियल एसेट्स को डेबिट कर लेगा, मोटाइज कॉस्ट मेथड है ना। ठीक है जी, उसके बाद उसको कैश मिल जाएगा, तो कैश डेबिट करके आपका फाइनेंशियल एसेट्स को खत्म कर देगा। उसके बाद उसने कहा जो लॉस जो है वो कितना हो गया आपका, लॉस आपका कितना हो गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो अगले 12 महीने का लॉस है वो 30,000 है। नो चेंज इन द क्रेडिट रिस्क, नो सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो क्या अभी पहली स्टेज पे ही हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 12 महीने का लोगे। अभी भी आप जो है इसको, आप इसको सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता तो मैं इसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में ले जाता। तो आप इसको 12 महीने में रखेंगे, और इसको आप लॉस को जो है आप 25,000 का पहले बुक हुआ हुआ है उसको आप मजीद जो है 5,000 से और बुक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो आप यहाँ पे जो है लॉस बुक कर रहे हैं वो अगले 12 महीने का बुक कर रहे हैं। तो पहले मैंने जब इन्वेस्टमेंट इनिशियल मैंने ली, तो मैंने कहा जो मेरा लॉस है वो मुझे एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लॉस कितना है, वो 25,000 का है। ठीक है जी, तो 25,000 का लॉस मैंने 1 जनवरी को ही बुक कर लिया। उसके बाद मैंने इसको अभी मैं अभी इसको एक्सपेक्टेड में नहीं लेके गया, मैंने कहा लॉस जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मैं इसको जो है वो स्टेज 1 पे रखता हूँ। और स्टेज 1 पे रखते हुए मैंने कहा कि इसका लॉस जो है वो 30,000 है, इसको 5,000 लॉस और बुक कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लॉस अलाउंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई।
अब अगर आप फेयर थ्रू ओसीआई में बुक कर रहे हैं तो कैसे होगा, वही रजिस्ट्रेशन है इसकी, 1 जनवरी को क्या एंट्रीज होगी इसकी, 31 दिसंबर को एंट्रीज क्या होगी। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे आप पीएनएल में बुक कर रहे थे, अब वो ओसीआई के थ्रू होगा तो उसको ओसीआई में बुक कर लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम ही है, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पे देखें ये आपका ओसीआई आ जाएगा, पीएनएल की जगह जहां जहां आपका प्रोविंस आ रही थी वो ओसीआई पे चली जाएंगी, ठीक है। आपका लॉस क्या गया, पीएनएल डेबिट किया, यहाँ पे आपने ओसीआई क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे आपने क्या क्रेडिट किया था, यहाँ पे हमने प्रोविजन को क्रेडिट किया था, लॉस अलाउंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां लॉस अलाउंस आ रहा था वहां वहां पे हम क्या करेंगे, वहां हम ओसीआई को इफेक्ट डाल देंगे, बस यही फर्क है इसमें। अगर आप एम्बोटाइज कॉस्ट पे कर रहे हैं तो आप प्रीमियम पे डाल देंगे, और अगर आप ओसीआई पे कर रहे हैं तो फेयर थ्रू ओसीआई कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, ओसीआई में लेके चलेंगे। अब इसकी आगे स्टेज नंबर 3 आ गई, स्टेज 3 क्या आ गई, क्रेडिट इम्पेयर्ड। A financial asset is credit impaired when one or more events have been detrimental impact on the estimated future cash flows। तो क्रेडिट पेपर हमने क्या कहा था, हमने कहा था जितनी में प्रोविजन डाली होगी उस प्रोविजन को हम खत्म कर देंगे और अपनी कैरिंग वैल्यू को, एसेट की कैरिंग वैल्यू को हम कम कर लेंगे। हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे प्रोविजन डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। तो ये एंट्री आपने पास करनी है। जब आपका क्रेडिट रिपेयर्ड होगा आप तीसरी स्टेज पे आ जाएंगे। तो कहता है ये अबाउट ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इवेंट्स क्या है, सेकंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपको आ गई है, द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बैंकरप्टी हो गया है, तो सारी चीजें कुछ भी हो सकती है जिसके साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि पैसे आपको नहीं मिलने। If an entity revises its estimation of receipts, it must be adjust the gross carrying amount of the financial assets to reflect the actual and revised estimate contracted cash flow. The financial assets must be remeasured to prevent value of estimated future cash flows from asset discounted at effective interest rate. अच्छा, यहाँ पे एक डिसीजन दी हुई है, कहता है जी कंपनी एक्स है, invest in bond. The bond has an issue value of 1 million and pays a common component 5% interest पे होगा। 2 साल का बॉन्ड है ये, 7% इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years। तो पहले आपको 5,000 मिलेगा और अगले 2 साल में आपको कितना मिलेगा, आपको 7,000 मिलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रेडिट पेड की बात कर रहा है वो। तो क्या हुआ जी, इंटरेस्ट पेड एनुअली ऑन एनिवर्सरी ऑफ द बॉन्ड्स, द बॉन्ड विल रिडीम्ड एट पार आफ्टर 4 year, ठीक है जी। द इफेक्टिव आईआर कितना है उसका, आईआर जो है उसका वो 5.89 है। अब वो कहता है at the end of the second year it becomes apparent that the issuer has financial difficulties and it is estimated that X Limited will pay 80%, 60% in the rupee, ठीक है जी। अब सेकंड डे के बाद क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया। अब उसने क्या किया, उसने कहा पहले 2 साल तक तो सिंपल जाएगा, पहले 2 साल के बाद देखो क्या वैल्यू बनेगी। सेकंड सेकंड डे के बाद डिफॉल्ट हुआ है, तो 2 साल तक आप उसके सही बनाएंगे वैल्यू, आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर उसको लेके जाएंगे, उसकी वैल्यू बना लेंगे, ठीक है जी। और अब आप देखेंगे कि अगले 2 सालों में क्या होने वाला उसके साथ। उसने कहा देखें जी अगले 2 सालों में क्या होगा कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलना था, 70,000, और टोटल कितना मिला था एड पे, 70,000 प्लस 1 मिलियन, तो 1 लाख 1.07 उसको एड पे मिला, 2 साल बाद मिला था। लेकिन कितना परसेंट मिलेगा, 60% मिलेगा, ठीक है जी। तो 60% मिलेगा उसको। और ये क्या है, ये आपको ये आपका फर्स्ट ईयर का है। ये रेट कैसे बनाया इसने, ये वाला 1/, ठीक है जी। और ये रेट कैसे बनाया इसने, इंटू 1/, ठीक है जी। तो वो 1 साल का है, उन्होंने तो उसको 2 साल का बनाया है, तो इसकी अंदर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा उसको, राइट। तो इसने कहा कि इतने पैसे जो है इसको एंड पे मिलेंगे, मिलने कितने चाहिए थे, ये मिलने चाहिए थे, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लॉस हो गया आपका।
इतने पैसे मिलने चाहिए ना उसको, लेकिन हमने कहा भाई अब तो इतने ही मिलेंगे बस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, तो इतने हमारी रिकवरी है, तो डिफरेंस क्या है आपका, वो आपका लॉस हो जाएगा, उसके आप लॉस की एंट्री पास कर देंगे। ठीक है जी, ये आपकी पीएनएल में एंट्री पास हो जाएगी। 4 लाख फ्रेंचाइजी को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रेडिट क्यों हो जाएगा कि अब आपकी थर्ड स्टेज है, यहाँ पे प्रीवियन नहीं डलेगी, सीधा कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जो उसने 1 लाख की प्रीवियन पहले ली हुई थी, तो 1 लाख की उसने प्रीवियन डेबिट की है, और बाकी उसने जो है वो आपको लॉस में डाल दिया है। सपोज, ये सपोज क्या है, इन द अबव एग्जांपल देयर वाज अ लॉस अलाउंस ऑफ, तो ये 1 लाख जो है सपोज किया हुआ है। ठीक है, वो मैं वही देख रहा था कि ऊपर क्वेश्चन में कहाँ पे आया हुआ, तो यानी सपोज किया हुआ इसको। ठीक है जी, ये टेबल देख लेते हैं, फिर इसको हम आज का टेबल के, ये आज हमारा आखिरी टॉपिक है, फिर खत्म करते हैं। टेबल क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। नंबर 1, इफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर परचेज और ओरिजिनेटेड क्रेडिट रिपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ये क्या होता है, परचेज और ओरिजिनेटेड क्रेडिट फाइनेंशियल एसेट्स, इफ यस है। देखो, मैं, मेरी कंपनी, एक कंपनी थी एबीसी, उसने क्या किया, उसने एक कंपनी के इसके डिबेंचर परचेज किए, राइट, डिबेंचर लेके आया वो, उसने 1 लाख रुपए के डिबेंचर लिए, ये ईयर 1 है। ईयर 1 में उसने 1 लाख के डिबेंचर लिए, और उस पर उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, वो लेता रहा, 5 साल तक काम सही गया। 5 साल के बाद क्या हुआ, कंपनी डिफॉल्ट करने लगी, वो कंपनी डिफॉल्ट करने लगी। इसने कहा यार ये जो मुझे 5 लाख है, इसमें हो सकता है मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की फिक्र है, इसमें से मुझे सिर्फ 20,000 ही मिले। ये 5 साल में ये डिसीजन लेकर बैठा हुआ है। अब दूसरी कंपनी थी XYZ, वो XYZ इसके पास गई, उसने कहा ऐसा करो, ये पैसे ये मुझे भेज दो, मुझसे आप 20,000 रुपये ले लो, और ये डिवेंचर मुझे भेज दो। अब ये जो डिवेंचर इस कंपनी ने परचेज किया 20,000 में, 5th ईयर में, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो कहता है वो जो परचेज और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड, तो वो तो पहले ही क्रेडिट इम्पेयर्ड हो चुका था उसके पास, तो वही चीज आपने परचेज कर ली है, तो वो कहता है एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, जो XYZ कंपनी ने उसको परचेज किया 20,000 में, वो उसको स्टेज 3 से शुरू करेगा। अगर ऐसा है, वो क्रेडिट इम्पेयर्ड है, तो वो क्या कहता है, कैलकुलेट द क्रेडिट एडजस्टमेंट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड ऑलवेज रिकॉग्नाइज अ लॉस अलाउंस फॉर चेंजेस लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। तो उसको कहता है वो एक्सपेक्ट, ये आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो हमने हमने इसको ये थर्ड स्टेज में रखना है, और इसको हमें कैसे लेना है, इसको थर्ड स्टेज में हमारे पास जो है वो चांसेस क्या हैं कि हम इसको लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो क्रेडिट रिपेयर था ये, आपने एक चीज ऑलरेडी ली है जिसने उसको पता था 20,000 ही मिलने हैं, तो उतने की आपने परचेस कर लिया, आपने, आपका फायदा क्या था, आपने फायदा ये था कि हो सकता है कि मुझे इससे 30,000 रिकवर हो जाए बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 मंथ से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, आप इस पे जो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेंगे, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लोगे, क्योंकि ये क्रेडिट रिपेयर्ड है। उसके बाद अगर वो नो है, तो फिर आप क्या देखेंगे, आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच लगानी है। आज जब आप लेके आए स्टेज 1 पे, स्टेज 1 पे सिंप्लीफाइड अप्रोच लगेगी, यस होगा, तो आप क्या करेंगे, आप रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। क्या था, सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉर ट्रेड रिसीवर्स, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स एंड लीज रिसीवर्स एप्लीकेबल। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाइड अप्रोच इसकी लगेगी, तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इसमें हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगाएंगे, उसमें भी हमने क्या कहा था, हम इसको 12 मंथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब वो क्रेडिट मैट्रिक्स में आया था, तो जो वो पहुंच यहाँ लगेगी। अगर नहीं है, 9 पे चला गया, तो फिर क्या कहता है, डज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव लो क्रेडिट रिस्क, लो क्रेडिट रिस्क है, यस, तो फिर क्या होगा, आप इस पे सिंप्लीफाइड अप्रोच, सिंप्लीफिकेशन है, लाइफ टाइम लगा देंगे। लेकिन नहीं है अगर, एक मिनट देखें, अगर वो लिस्ट कहता है डज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव लो क्रेडिट रिस्क, यस, तो क्या होगा, इन द लो क्रेडिट रिस्क सिंप्लीफिकेशन अप्लाइड, यस, तो आपको 12 मंथ लगाना है। ठीक है, जो रिस्क है आपका वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, तो जब इनसिग्निफिकेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम 12 मंथ स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट लगाते हैं, हम लाइफ टाइम नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर आपने उसको लाइफ टाइम लगाना है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ये देखना है बस कि रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर रिस्क जो है वो इनसिग्निफिकेंट है तो आपने इसको 12 मंथ लगाना है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर आपने उसको क्या लगाना है, उसको लाइफ टाइम लगाना है। लाइफ टाइम में क्या हो गया, दो स्टेज, या स्टेज 2 है स्टेज 3 है। अगर स्टेज 2 है तो प्रिवेंट डालेंगे, और अगर स्टेज 3 है क्रेडिट इम्पेयर्ड है तो फिर हम उसको उसकी कैरिंग वैल्यू से कम कर देंगे। बस हमें यही याद रखना है। एंड उसमें क्या करेगा दूसरा, इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज क्रेडिट इम्पेयर्ड, क्रेडिट इम्पेयर्ड है। अगर क्रेडिट इम्पेयर्ड है तो वो उसको क्या करेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेवेन्यू एम्पोर्टाइज। आपने इंटरेस्ट किस पे निकालना है, इंटरेस्ट हमेशा कैरिंग वैल्यू पे निकलेगा। ठीक है, जब 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 कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी, प्रोविजन डेबिट होकर कैरिंग वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो कैरिंग वैल्यू बाकी बचेगी उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे आप। ठीक है। और जो दूसरे केसेस है आपके स्टेज 1 स्टेज 2 जो है, उसमें उसमें आप प्रोविजन डालते हैं, आप कैरिंग वैल्यू कम नहीं करते, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस अमाउंट पे निकलता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ अलाउंसेस, क्योंकि नेट ऑफ अलाउंसेस क्योंकि आपने आपने प्रोविजन खत्म करके उसको आपने कैरिंग वैल्यू ही कम कर दी है। तो लेकिन यहाँ पे ये है, यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कम नहीं हुई, तो कैरिंग वैल्यू जो है वो अपनी पूरी वैल्यू है, आपने प्रोविजन डाली हुई है। तो लिहाजा आप जो है पूरी वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप इनकम बनाएंगे या एक्सपेंस बनाएंगे। लेकिन जब वो क्रेडिट इम्पेयर्ड हो चुका है तो फिर आपने कैरिंग वैल्यू कम कर ली है, तो वैल्यू कम होकर आ गई है, उसी के ऊपर जो है आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है हमारा इंशाल्लाह डेरिवेटिव, जो आपका आखिरी टॉपिक है इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो हैजिंग वाला। ठीक है जी। तो हैजिंग जो है इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको पास है तो आप कर सकते हैं। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर क्वेश्चन है तो आप कर लें। अगर शाह साहब कोई क्वेश्चन आपके पास है तो फिर रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ। ठीक है जी। तो ठीक है, चले, समझ आ रहा है आपको। चले, रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा हूँ आज के लिए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो हमारा हैजिंग होगा, और वो फाइनल टॉपिक होगा। तो कोशिश करेंगे अगर हैजिंग जल्दी खत्म होगा तो आई के आपके जो पास पेपर है वो भी हम साथ ही कर लेंगे, तो ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर जो है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आखिरी लेक्चर बन जाए। लेकिन अगर अगले अगले लेक्चर में सिर्फ हैजिंग ही खत्म हुआ तो फिर जो आई के आपके पास पेपर हैं फिर हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम लेक्चर नंबर 3 में जो है ना आई के आपके पास पेपर भी साथ ही कर लें, ताकि चैप्टर जो है वो टोटल खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो फिर इजाज़त है मुझे, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।